अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्क्रीन शेयर भी कर दी आप सब पार्टिसिपेंट्स के साथ। इस कोर्स का इंट्रोडक्शन शुरू में मैं आपको देता चलूं। इंटरनेशनल कॉर्पोरेट एडवाइजरी। इंटरनेशनल कॉर्पोरेट एडवाइजरी किस लिए बेसिकली प्लान किया गया? इस कोर्स को प्लान करने की वजह ये थी कि पाकिस्तान में बैठकर अगर आपने बाहर के क्लाइंट्स को सर्विसेज देनी है तो कौन कौन से कंट्रीज की आप सर्विसेज दे सकते हैं, और अगर किसी कंट्री में आप इटसेल्फ मूव करके वहां पर एज अ कॉर्पोरेट कंसल्टेंट काम करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। जी मलिक अमीर साहब, हाँ जी ठीक हो गया, आपका मैसेज हमें मिल गया। जो कंट्रीज हमने सेलेक्ट किए थे बाहर की सर्विसेज के लिए, मैं पहले आपको एक ओवरव्यू देता चलूं। कॉर्पोरेट एडवाइजरी में बेसिकली ये होता है कि अगर आप पाकिस्तान का काम कर रहे हैं या पाकिस्तान से बाहर, तो जितने भी बिजनेस स्ट्रक्चर्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, उनको हमेशा दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एक होती हैं कॉर्पोरेट बॉडीज और एक होती हैं नॉन कॉर्पोरेट बॉडीज। ये मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में इसलिए जाऊंगा कि हो सकता है आप में से काफी लोग ऐसे हो जो पाकिस्तान के कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर से भी ना वाकिफ हों, तो उनके लिए पहले कॉर्पोरेट का इंट्रोडक्शन जरूरी है, फिर उसके बाद हम शिफ्ट करेंगे कि जी इंटरनेशनली कॉर्पोरेट में क्या क्या हो रहा है। नॉन कॉर्पोरेट बॉडीज वो होती हैं जो सिंपली सोल प्रोप्राइटर अगर किसी ने रजिस्टर किया हुआ है या एसोसिएशन ऑफ पर्सन रजिस्टर की हुई है, पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं। सिमिलरली अगर आप यूएस यूके बाकी कंट्रीज में भी जाएं या इवन सऊदी अरब में भी जाएं तो वहां पर भी सोल प्रोप्राइटर एग्जिस्ट करते हैं। सोल प्रोप्राइटर रजिस्ट्रेशन क्या होती है? वो बेसिकली ऐसी रजिस्ट्रेशन है जो बेयर मिनिमम या बिल्कुल बेसिक या एंट्री लेवल की रजिस्ट्रेशन है, जिसको प्रॉपर कंपनी नहीं कहा जा सकता। जब वो रजिस्ट्रेशन प्रॉपर कंपनी के सिस्टम में फॉल नहीं होती तो फिर विच मीन्स कि वो चीज़ इंटरनेशनल कॉर्पोरेट एडवाइजरी में नहीं आ सकती। हम इस इंटरनेशनल कॉर्पोरेट एडवाइजरी में वो सारी कॉर्पोरेट एंटिटीज के बारे में पढ़ेंगे जो डिफरेंट कंट्रीज में आप रजिस्टर कर सकते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपकी आसानी के लिए। इसमें कुछ कंट्रीज के मैं आपके सामने नाम लिखूंगा जो हमने इस कोर्स में सो फार शामिल किए हैं, जिनकी कॉर्पोरेट रजिस्ट्रेशंस को हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आप कर सकते हैं। फर्स्ट में आप लिख देते हैं यूएसए, यूके, कनाडा, दुबई स्लैश यूएई, केएसए और पाकिस्तान। एक दो तीन चार पाँच, ये टोटल 6 बनती हैं स्टेट्स मुख्तलिफ, जिनकी रजिस्ट्रेशंस को हम इस पूरे कोर्स में शुरू से लेके एंड तक डिस्कस करेंगे। यूएसए की जब बात आती है तो आपने हमेशा से सुना होगा कि यूएसए के अंदर एलएलसी रजिस्टर होती है। कनाडा की अगर बात करें तो आपने सुना होगा कि कनाडा में कॉरपोरेशन रजिस्टर होती है। यूके की बात की जाए तो यूके में एलटीडी रजिस्टर होती है। दुबई की बात की जाए तो दुबई में भी एल अपना एलएलसी रजिस्टर होती है। फ्री जोन भी है, मेनलैंड भी है, डिफरेंट ऑप्शंस हैं। सऊदी अरेबिया की बात की जाए तो वहां पर सीआर लोग रजिस्टर करते हैं, जिसको कंपनी रजिस्ट्रेशन कहते हैं। और अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो यहाँ पर प्राइवेट लिमिटेड। इन शॉर्ट मैं साइड पर एक टाइटल आपको लिख के दे देता हूँ, लीगल नेम्स ऑफ कंपनीज, कंपनीज अराउंड द वर्ल्ड। ये जो कुछ लीगल नेम्स मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूँ, ये सारे आपको कॉरपोरेट में डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में सुनने को मिलेंगे। कुछ कंट्रीज कहते हैं कंपनी को जी प्राइवेट लिमिटेड होती है कंपनी। कुछ कंट्रीज कहते हैं नहीं जी कंपनी तो लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी होती है। किसी कंट्री में कहा जाएगा नहीं जी हम तो कंपनी को कॉरपोरेशन का वर्ड यूज करते हैं। कहीं पर इसी का रेप्लिका। तो ये तीन चार प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, एलएलसी, कॉरपोरेशन, सी कॉर्प, एस कॉर्प, इस तरह के वर्ड्स आपको बार बार सुनने को मिलेंगे इंटरनेशनल कॉर्पोरेट एडवाइजरी में। किस कंट्री में कौन सा वर्ड यूज होता है ये पूरा हम इस कोर्स में पढ़ेंगे कि जब एक लीगल एंटिटी कोई भी बिजनेस है उसकी लीगल रजिस्ट्रेशन का नाम आपके सामने है तो आपको पता लग जाए अच्छा ये यूएस की बात हो रही है। या अगर कोई यूएस का क्लाइंट जिसका यूएस का एक्सपायर है वो आपको कहेगा कि जी मैंने पाकिस्तान में एलएलसी करानी है, तो आप उसको ये नहीं कहेंगे कि जी पाकिस्तान में तो एलएलसी होती नहीं है, यहाँ पर तो हम उसको प्राइवेट लिमिटेड कहते हैं। आप उसको सिंपली कहेंगे ठीक हो गया सर, एलएलसी का जो लीगल स्ट्रक्चर पाकिस्तान में अवेलेबल है वो हम कर देंगे, वो क्या है प्राइवेट लिमिटेड। सेम अगर कोई बंदा कहता है कि जी मुझे यूके में एलएलसी करानी है, मैं लिख देता हूँ एलएलसी इन यूके, तो आप उसको कहेंगे कि सर यूके में एलएलसी नहीं होती, यूके में प्राइवेट लिमिटेड होती है और वो हम आपको बना के दे देंगे। तो ओवरऑल इस कोर्स के अंदर ये सारी चीजें शामिल हैं कि आप कैसे हर कंट्री के लीगल फ्रेमवर्क को अंडरस्टैंड करेंगे, क्लाइंट को गाइड करेंगे कि वहां पर कहाँ कहाँ रजिस्ट्रेशन होंगी,
उनके फी स्ट्रक्चर्स क्या होंगे, उनका टाइम फ्रेम क्या होगा। फिर उसके बाद बहुत से लोग सऊदीया में जाके अपनी कंपनी रजिस्टर कराना चाहते हैं। अब सऊदीया के अंदर सऊदी अरेबिया ऐसा कंट्री है जो नॉन रेजिडेंट्स को वहां पर कंपनी नहीं बनाने देता। जो सिर्फ सऊदी नेशनल्स ही वहां पर अपनी सोल प्रोप्राइटर या कोई भी कंपनी रजिस्टर कर सकते हैं। तो फिर सवाल ये आता है कि दूसरे कंट्री से जो लोग वहाँ बिजनेस करने आ रहे हैं वो कैसे अपना रजिस्टर करेंगे। तो उसका जवाब ये है कि सऊदीया ने एक ऑप्शन निकाला है फॉरेन कंपनी का। कोई भी कंपनी बाहर से आएगी तो वो सऊदीया में एज अ ब्रांच ऑफिस रजिस्टर होके वहाँ के मिनिस्ट्री ऑफ इन्वेस्टमेंट सऊदी अरेबिया, जिसे मीसा कहते हैं, उससे लाइसेंस लेके फिर नॉर्मल कंपनी की शक्ल में आ सकती है, जिसको सऊदीया में जनरली शिरका कहा जाता है। अगर कोई फैमिलियर है गल्फ के स्ट्रक्चर से तो वो जानता होगा शिरका। तो सऊदीया में उसको शिरका कहते हैं, यूएस में उसको एलएलसी कहते हैं, पाकिस्तान में उसको कंपनी कहते हैं, यूके में उसको एलटीडी कहते हैं। तो ये सारे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स की केमिस्ट्री को हम आहिस्ता 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 इस पूरे कोर्स में समझ लें, इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे और पूरा समझेंगे कि कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर ऑल ओवर द ग्लोब कैसे ऑपरेट कर रहा है। सो फार इस कोर्स में अगर किसी को भी अभी तक जो चीज़ें मैंने पिछले 5 से 10 मिनट में आपको बताई हैं, किसी की कोई भी सवालात हैं तो वो पूछ सकता है, चैट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। साथ साथ हम उसको गाइड करते जाएंगे, क्योंकि मेरी कोशिश ये होगी कि जो जो चीज़ें हमने पढ़ ली हैं वो दोबारा ना पढ़ी जाएं। और अभी तो वैसे ही ओरिएंटेशन सेशन है, ये ओवरव्यू होगा। इसमें ब्रॉडली आपका कॉन्सेप्ट बनाया जा रहा है कि कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर होता क्या है, ये कोर्स क्यों डिज़ाइन किया गया है। फर्दर आगे रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है वो आहिस्ता आहिस्ता इस कोर्स में इंशाल्लाह ऐड होती जाएंगी। जी आदिल लोधी साहब, आप एक सवाल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर माइंड ना कीजिएगा, सिर्फ एक छोटा सा क्वेश्चन था। वो ये जी कि जी थोड़ा सा डिटेल में बताइएगा कि लेट्स सपोज हम लोग यूएसए के कॉर्पोरेट को पढ़ते हैं, तो उसमें हम कौन कौन से एस्पेक्ट्स को इन डिटेल कवर करेंगे। आइदर वो सिर्फ कंपनी फॉर्मेशन है या उसके टैक्सेशन को भी देखेंगे, या उनकी कोई लीगल कुछ इश्यूज होते हैं हम उनको भी देखेंगे। और इसमें एक और चीज़ भी बताइएगा, क्या हम आइदर उनका सोशल सिक्योरिटी नंबर या टिन नंबर जनरेशन होते हैं, हम उसको भी क्या डिस्कस बिल्कुल। करेंगे। इस तरह का अच्छा, थोड़ा सा इसमें जरा डिटेल बता मैं देते हैं। समझ गया आपका। ये ऐसे है कि जैसे आपने यूएसए का पूछा है, जितनी भी 6 एंटिटीज आपके सामने है ना, उसमें एक स्टेप होता है बिजनेस रजिस्ट्रेशन। वो हम पहले हम्म, पढ़ेंगे कि किस किस इदारे में होगी, कैसे होगी, रिक्वायरमेंट टाइम फ्रेम के। बिजनेस रजिस्ट्रेशन के बाद नेक्स्ट फेज आ जाती है वहाँ की टैक्स रजिस्ट्रेशन। हर कंट्री ठीक की है। टैक्स रेगुलेटरी बॉडी डिफरेंट है। जैसे पाकिस्तान की एफबीआर है, तो हर कंट्री ने अपनी अपनी बनाई हुई है वहां पर। या अगर वहां पर टैक्स बिल्कुल सर। रजिस्ट्रेशन के अलावा उसको वो कुछ और कहते हैं तो वो क्या रजिस्ट्रेशन है। तो एक कंप्लीट लीगल स्ट्रक्चर करने के लिए जो चीजें रिक्वायर्ड हैं उनको हम इस कोर्स में कवर करेंगे। हाँ, होगा थोड़ा सा ओवरव्यू इन सब का, क्योंकि 6 कंट्रीज हैं। अगर हम एक ही यूएसए को पिक कर लें और पूरा कोर्स उस पर डिजाइन करें तो ऑब्वियसली वो बहुत डिटेल्ड होगा। लेकिन यहाँ पर हमने इन बिल्कुल छह सर। के छह एस्पेक्ट्स को डिस्कस करना होगा, तो हम इतना जरूर डिस्कस करेंगे कि अगर आप वहां से आगे के स्टेप्स खुद लेना चाहें तो वो आप ले सकते हैं। मतलब सेल्फ एक्सप्लोर बिल्कुल कर, ठीक। चीजों को ओपन अप करके बेसिक चेकलिस्ट आपको सारी मिल जाएंगी। ठीक सर, इसमें एक चीज और बताइएगा, हम क्या स्टेट बाय स्टेट लेके चलेंगे। लेट्स सपोज कि हम पहली दो क्लासों को यूएसए यूके को कवर करेंगे, दूसरी में कनाडा दुबई को, तीसरी में इस तरह करेंगे, या हम किसी मेजर टॉपिक को पकड़ेंगे और सब कंट्रीज के उसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसमें ऐसे है कि हम बेसिकली अभी आज तो ओरिएंटेशन सेशन है, ओवरऑल एक ओवरव्यू दिया जाएगा कि इन कंट्रीज में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, सिर्फ उनके लीगल नेम समझ लें। फिर आगे ठीक जब है। रेगुलर क्लासेस स्टार्ट होंगे तो हम किसी एक कंट्री को पिक करके पूरे 3 4 5 लेक्चर्स तक उसी के अंदर इन डेप्थ जाएंगे, उसको पूरा वाइंड अप करके फिर दूसरे कंट्री को पिक करेंगे, फिर तीसरे को, फिर चौथे को। इस तरह हमने 6 पूरे कंप्लीट करने हैं, वन बाय वन। यानी कि हम कंट्री बाय कंट्री को चलेंगे, टॉपिक वाइज नहीं चलेंगे, ऐसे ही है ना। कंट्री बाय कंट्री चलेंगे बिल्कुल, क्योंकि टॉपिक वाइज ये चले तो ठीक फिर वो है। कंफ्यूजन होगी, क्योंकि हर कंट्री में अलग ही डायनामिक्स हैं। ट्रू। अच्छा सर, एक लास्ट चीज, बल्कि सेकंड लास्ट, दो चीजें जी हैं, जी। सॉरी क्वेश्चन लंबा हो गया। बिल्कुल, आप सर आराम से पूछें, टाइमिंग को, इजीली। टाइमिंग को क्या हम थोड़ा सा फ्लेक्सिबल कर सकते हैं, आगे की तरफ लेके जा सकते हैं, क्योंकि 6 PM ऑफिस से बिल्कुल निकलने का टाइम, और वो मुश्किल वाला थोड़ा सा है, चैलेंजेस। अच्छा, इसमें ऐसे है कि ये मेरे पास इसका कंट्रोल नहीं है। मैनेजमेंट को मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि 6 से 6:30 कर दिया जाए, बट वो फाइनल डिसीजन मैनेजमेंट का होगा कि वो क्या प्लान करते हैं, क्योंकि डिफरेंट कोर्सेज डिफरेंट प्रोग्राम्स पैरेलल चल रहे होते हैं। और सेम स्टूडेंट्स ने मल्टीपल कोर्सेज में भी खुद को इनरोल किया होता है, तो अक्सर उनका भी क्लैश आ रहा होता है। चलिए, एक सजेशन के तौर पे आप भी हाँ, काइंडली ये उनके मैं रख लीजिएगा इंशाल्लाह आगे। मैं कन्वे कर दूंगा उनको। उसमें ये है एंड कि अगर लास्टली किसी वन का मोर। कोई भी पार्ट स्किप हो रहा है ना, लेट सपोज किसी का फर्स्ट 20 मिनट्स 30 मिनट्स स्किप हो जाते हैं, या किसी के लास्ट वाले जी जी।
या पूरा ही लेक्चर, तो आईसीटी ने एक बड़ा अच्छा एलएमएस पोर्टल बनाया हुआ है। उस पोर्टल पे सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स आते जाएंगे साथ साथ, जिसका जो लेक्चर जी जी स्किप हो रहा है बिल्कुल वो ऐसा है। रिकॉर्डेड देख ले। बिल्कुल ऐसा। अच्छा सर, सिर्फ लास्ट क्वेश्चन। जी जी। सर हमारा बेसिकली जो सेशन है वो 6 to 8 का है, यानी कि सिक्स दरमियान टू में हमें नमाज जो है, हाँ, नमाज ब्रेक का एक होगा इशू बीच में। नमाज की उसकी हम क्या 10 मिनट ब्रेक ले लिया करेंगे, है पॉसिबल? सर 10 मिनट ब्रेक नहीं होगी, क्योंकि वो यहाँ पूरे पाकिस्तान से लोग कनेक्टेड हैं, वो उस 10 मिनट में कहीं पर नमाज हो रही है, कहीं पर नहीं हो रही। ओके। ओके हाँ, ठीक ये हो फिर गया सर, डन। वो 10 मिनट, हाँ शायद 5-6 लोगों के लिए फायदेमंद हो, बाकी सारों का कोई और टाइम हो, किसी और का कोई और हो। एक ही शहर में होते तो फिर पॉसिबल था। अब सबकी लोकेशंस और टाइम फ्रेम डिफरेंट है। अच्छा, जैसे यूएई का कमर्शियल लॉ है, क्या हम इन कंट्रीज को कॉर्पोरेट लॉ स्टडी करेंगे? यूएस, यूके, कनाडा, यूएई के ऐसे बात। अच्छा, कॉर्पोरेट लॉ हम इन डिटेल नहीं स्टडी करेंगे, क्योंकि अगर कॉर्पोरेट लॉ की बात की जाए, जैसे पाकिस्तान में कंपनीज एक्ट है, तो वो एक अकेला वो ही पढ़ते पढ़ते पूरे आपके 3-4 महीने लग जाएंगे। लेकिन हर कंट्री में किस लॉ के तहत रजिस्ट्रेशन हो रही है या मेन एलिमेंट्स क्या हैं, वो सारे हम लास्ट में कवर करेंगे। लेकिन उस कॉर्पोरेट कमर्शियल लॉ की इन डेप्थ जाके डिस्कशन वो पॉसिबल नहीं है। सही क्वेश्चन है कि यूएसए में एलएलसी के लिए हमारा नाम नहीं, यूएस एलएलसी हो जाएगी आपके अपने पासपोर्ट के ऊपर, आपकी रजिस्ट्रेशन हो सकती है। एडवोकेट सादिया मलिक हेयर, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस कॉर्पोरेट लॉ एंड योर कोर्स? अच्छा, ये आपका सवाल मैं समझ नहीं सका, इसको प्लीज एक्सप्लेन मोर, कि व्हाट एग्जैक्टली यू वांट आस्क। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट जो बहुत ज़रूरी है बिफोर गेटिंग इनटू कॉर्पोरेट एडवाइजरी, कॉर्पोरेट बॉडी वर्सेस नॉन कॉर्पोरेट बॉडी। ये दो चीज़ें हैं जो आपको इस कोर्स में एंटर होने से पहले जिनका आइडिया होना ज़रूरी है। मैं यहाँ पे वैसे आपको लिख देता हूँ कि कॉर्पोरेट बॉडी वर्सेस नॉन कॉर्पोरेट। इसी में आपको एक अच्छी डेफिनेशन मिल जाएगी, जिससे मैं आपको गाइड करता हूँ। कॉर्पोरेट बॉडी इज अ डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर्स, ऑफरिंग लिमिटेड लायबिलिटी, परपेचुअल सक्सेशन एंड द कैपेसिटी टू सू और टू बी सूड। इसको इजी करके मैं आपके सामने लिख देता हूँ कि कॉर्पोरेट ये क्या होती है? सेपरेट लीगल एंटिटी, कैन सू, कैन बी सूड। जबकि ये सारी चीजें नॉन कॉर्पोरेट बॉडीज में एग्जिस्ट नहीं करती। इन शॉर्ट आप ये समझ लें कि अगर मैंने सोल प्रोप्राइटर बनाई है या मैंने एओपी पार्टनरशिप बनाई है और मेरी बिजनेस के ऊपर कोई केस हो जाता है, मैं उस केस को जब कोर्ट में फेस करने जाऊंगा तो मैं इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में उस केस को फेस कर रहा हूँ। फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, लीगल ऑब्लिगेशन, मैं रिपीट करता हूँ, फाइनेंशियल मतलब पैसों से रिलेटेड, लीगल मतलब के कोर्ट कचहरी या कोई कानूनी मसाइल, लीगल इश्यूज आ गए हैं। इन दोनों चीज़ों में अगर मेरी सोल प्रोप्राइटर है या एओपी है, तो वो दोनों चीज़ें मेरे बिजनेस को टारगेट नहीं कर रही, बल्कि इन पर्सन इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में मेरे पे वो टारगेट हो रहा है। ऑन द अदर हैंड कॉर्पोरेट बॉडीज में क्या होता है? कंपनीज के ऊपर केस किया जाता है, इंडिविजुअल के ऊपर केस नहीं किया जाता। फाइनेंशियल लाइबिलिटी भी अगर आती है तो वो कंपनी के ऊपर आती है, इंडिविजुअल पर नहीं आती। तो कॉर्पोरेट और नॉन कॉर्पोरेट का कॉन्सेप्ट आपका बहुत ज्यादा, जिसे कहते हैं ना, 100% क्लियर होना चाहिए बिफोर एंटरिंग इनटू कॉर्पोरेट इंटरनेशनल एडवाइजरी। ठीक हो गया सलाम, could you please give a bit more clarity on what this course will focus on and how it can help, since I am a UAE tax accountant, I am considering if this course suits me or not। अच्छा, अगर आप यूएई के टैक्स अकाउंटेंट हैं तो फिर इस कोर्स में बेसिकली सिर्फ यूएई नहीं, बल्कि जो 6 जुरिस्डिक्शंस मैंने आपके सामने लिखी हैं, उन 6 जुरिस्डिक्शंस के अंदर बिजनेस रजिस्ट्रेशंस को हम डिस्कस करेंगे, कैसे कैसे आप अपना कारोबार रजिस्टर करवा सकते हैं, ओवरसीज क्या वहां पे रजिस्टर कर सकते हैं या नहीं, नॉन रेजिडेंट वहां पर रजिस्टर कर सकते हैं या नहीं। वालेकुम। तो वो सारी चीजें हमारी इस कोर्स में शामिल होंगी और हम डिस्कस करेंगे। अभी मैं ये 6 स्टेट्स आपके सामने आ गई। अब मैं स्लाइड्स की तरफ जाता हूँ। अच्छा, अच्छा, बेसिकली कॉर्पोरेट एडवाइजरी में जो ज़रूरी चीज़ है, जिसका बेसिक आइडिया आपको होना ज़रूरी है, वो ये होता है कि किसी भी कंट्री में अगर आप अपनी कंपनी रजिस्टर करा रहे हैं तो क्या उसका बैंक अकाउंट भी ओपन हो सकता है या नहीं हो सकता। फिर बैंक अकाउंट में भी दूसरा सवाल ये आता है कि वहाँ का वर्चुअल अकाउंट ओपन होगा या ऑनलाइन अकाउंट ओपन होगा। बहुत से लोग ये कहते हैं कि जी मैंने बैठा, मैं पाकिस्तान में हूँ, यूएस, यूके, कनाडा, दुबई, मुझे किसी कंट्री में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे सिर्फ एक अच्छा इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे चाहिए।
वो यूएस से मिल रहा है तो मैं वो वाला ले लेता हूँ, वो मुझे यूके वाला मिल रहा है तो मैं यूके से ऑप्ट कर लूंगा, कनाडा से, दुबई से, जहाँ से भी। बहुत से लोगों को एक अच्छा रिफाइंड पेमेंट गेटवे चाहिए होता है, या कुछ लोगों को उस कंट्री के अंदर एक अच्छी बिजनेस स्ट्रक्चर चाहिए होता है जिसमें टैक्स कम हो। तो बिजनेस टाइप्स को जब हम आगे पढ़ेंगे तो हम तीन चीज़ों को लाजमी माइंड में रखेंगे कि लीगल फ्रेमवर्क उसका क्या होगा, वो लीगल फ्रेमवर्क किस बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा कि पॉसिबिलिटी ऑफ ओपनिंग अ बैंक अकाउंट, और एनुअल टैक्स कॉम्प्लाइंसेस आपको कितने हिट होने जा रहे हैं। जैसे अगर पाकिस्तान में बात की जाए तो बहुत से लोग कहते हैं कि जी मैंने प्राइवेट लिमिटेड नहीं करनी, टैक्स ज्यादा है। तो सिमिलरली अगर कोई यूएस, यूके, कनाडा या उन कंट्रीज में भी अपनी रजिस्ट्रेशन कराने जा रहा है तो उसका पहला सवाल ये होगा कि टैक्स कितना होगा, कब कब देना होगा। एक ये सवाल। दूसरा ये सवाल कि मैं अगर नॉन रेजिडेंट हूँ, ओवरसीज हूँ, वहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो क्या मेरे नाम पे रजिस्ट्रेशन हो सकती है या नहीं हो सकती। लास्टली, अगर बैंक अकाउंट ओपन हो जाएगा तो वो बैंक अकाउंट मैं कैसे ऑपरेट कर सकता हूँ, उसकी सेफ्टी क्या है। जो डिजिटल वॉलेट्स हैं, वर्चुअल अकाउंट्स हैं, उस पर काफ़ी लोग रिलाय नहीं करते, वो कहते नहीं हमें वहाँ का फिजिकल अकाउंट ही चाहिए। फिर हम इसमें आगे देखेंगे कि जी फिजिकल अकाउंट के लिए क्या क्या प्री रेक्विजिट्स हैं। आपको वहाँ पर ऑन स्पॉट बंदा चाहिए या नहीं चाहिए, आपको वहाँ का वर्चुअल एड्रेस चाहिए या किसी का प्रॉपर फिजिकल एड्रेस चाहिए, ये सारी पॉसिबिलिटीज इसमें शामिल होंगी। और इवन बहुत से आपके क्लाइंट्स ऐसे भी होंगे जिनकी ख्वाहिश ये नहीं होती कि उन्हें कोई बैंक अकाउंट मिले, कोई पेमेंट चैनल मिले, उन्होंने बस अपने क्लाइंट का ट्रस्ट लेवल बेहतर करना होता है। उसके लिए वो दो एक कंट्रीज में अपनी बिजनेस की रजिस्टर करा के अपने ऑफिस में जस्ट सर्टिफिकेट्स उन्होंने पेस्ट करने हैं। उन्होंने आगे कोई फाइलिंग नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना, जस्ट उन्हें एक पीस ऑफ पेपर समझ लें वही चाहिए होता है। जैसे एक आदमी अगर फाइवर अपर पे बैठ के सर्विसेज दे रहा है, उसके पेमेंट गेटवेज भी डिफाइंड है, बस उसने अपनी वेबसाइट पे एक एडिशनल सर्टिफिकेट ऐड करना है। अच्छा, अब जब इन कंट्रीज की बात की जाए तो ये स्लाइड आपके पास हैं। कॉमन स्ट्रक्चर्स कौन कौन से हैं वहां पर अवेलेबल, ये आपके सामने लिखे हुए हैं। इन वर्ड्स को देख के भी आपने कंफ्यूज नहीं होना, आगे हम जाकर इनको बड़े आराम से समझ लें, इनकी रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे एक एक स्ट्रक्चर को पिक करके कि उसमें डॉक्यूमेंट कौन से चाहिए, आपने चीज़ें कौन सी ओपन करनी है। अब यहाँ पे मास्टर कंपैरिजन आ रहा है, व्हाट चेंजेस बाय जुरिस्डिक्शन। जुरिस्डिक्शन के वर्ड से अगर कोई फैमिलियर नहीं है तो मैं यहाँ पर बताता चलूँ, जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है कि लीगल टेरिटरी कौन सी है वहां पर, लीगल फ्रेमवर्क के अंदर वहां की बॉडी उसको क्या समझती है। आईसीटी कोचिंग इंस्टीट्यूट। अच्छा, लीगल फ्रेमवर्क कैसे, जैसे पाकिस्तान में अगर बात की जाए प्रोविंशियल जुरिस्डिक्शन की तो पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान ये प्रोविंशियल जुरिस्डिक्शन है। फेडरल की बात की जाए तो पूरे पाकिस्तान की जो बाउंड्री लाइन है वो फेडरल जुरिस्डिक्शन है। यूएस में जब हम जाते हैं तो यूएस एक ऐसी ट्रू फेडरल स्टेट है, पाकिस्तान नहीं है ट्रूली शक्ल में कंप्लीटली फेडरल स्टेट, बट यूएस है। किस तरह से यूएस की सारी स्टेट्स इंडिपेंडेंट हैं। जब पाकिस्तान में कंपनी रजिस्ट्रेशन की बात होती है तो यूजर के सवाल में ये माइंड आते हैं कि मैं पीवीटी करूं, मैं एओपी करूं, मैं एलएलपी करूं या सोल करूं। लेकिन जब बात यूएस में आती है तो वो पहला सवाल ये कहता है अच्छा मैं डेलवेयर में करूं, मैं फ्लां स्टेट में करूं, मैं शिकागो में करूं, मैं इसमें करूं, क्योंकि वहाँ हर स्टेट की रजिस्ट्रेशन सेपरेट है, हर स्टेट के इंटरनल टैक्सेशन का सिस्टम सेपरेट है। फेडरल तो एक उनका आईआरएस है, लेकिन प्रोविंशियल टैक्सेस भी अप्लाई होते हैं, किसी स्टेट में ज्यादा हैं, किसी में बहुत कम है। न्यूयॉर्क के डिफरेंट होंगे, मैक्सिको के डिफरेंट होंगे। फिर यूएस में हर स्टेट के अंदर उनकी कोर्ट कचहरी, उनके वकील, उनके वकीलों के लाइसेंस सब कुछ सेपरेट हैं। एक स्टेट का बंदा दूसरे स्टेट में ऑपरेट ही नहीं कर सकता, उसने जहाँ का लाइसेंस लिया होता है वहीं ऑपरेट करता है। तो ये चीज आएगी आपको यूएस में फेस करने को। जब हम यूके की तरफ जाएंगे तो अगेन आपका सवाल आ जाएगा कि जी पार्टनरशिप करनी है, सोल करनी है या पीवीटी करनी है, क्यों। क्योंकि यूके के अंदर इस तरह स्टेट टू स्टेट मसाइल नहीं है, वो एक ही सिंपल है, किंग और क्वीन जो भी होते हैं उसके अंडर चल रहे होते हैं, आप सेम पीवीटी करेंगे। फिर जब सऊदी अरब में जाते हैं, सऊदीया की डिस्कशन जब स्टार्ट होगी तो फिर आपको स्टेट्स के अंदर नहीं घूमना पड़ेगा, बल्कि फिर होगा कि पॉसिबिलिटी टू रजिस्टर एज अ ओवरसीज पाकिस्तानी। क्योंकि वहां पर हमें पहला मरहला यही आता है कि वो कहते हैं जी आप रजिस्टर ही नहीं कर सकते जब तक आपने सऊदी कफील को अपना पार्टनर नहीं बनाया। तो सऊदी कफील को मैं कहता हूँ कि जी मैं पार्टनर नहीं बनाना चाहता। तो अगर मैंने अपना बिजनेस या अपने क्लाइंट का बिजनेस सऊदी अरेबिया की जुरिस्डिक्शन में लीगली रजिस्टर करना है तो उसके लिए फिर हमारे पास एक ही ऑप्शन आ जाती है, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट। पाकिस्तान में बीओआई है, सऊदीया में उसको मीसा कहते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वेस्टमेंट सऊदी अरेबिया। तो ग्लोबली किसी भी कंट्री में दूसरी कंट्री का ब्रांच ऑफिस जब रजिस्टर होता है वो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के थ्रू होता है। मैं इस बात को दोबारा इन शॉर्ट करता हूँ।
यूएस नेशनल पाकिस्तान में नॉर्मल कंपनी बना सकता है डायरेक्टली अपने पासपोर्ट से, लेकिन यूएस की कंपनी जब पाकिस्तान में ब्रांच ऑफिस बनाएगी तो वो पाकिस्तान के बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के थ्रू आएगी, डायरेक्टली नहीं आएगी। दो डिफरेंट सिनेरियोज हैं, एक यूएस का नेशनल इंसान आ रहा है पाकिस्तान में कंपनी बनाने, या यूएस की कंपनी अपना ब्रांच ऑफिस बनाने आ रही है, ये दो अलग चीजें हैं। बिल गेट्स खुद आकर इस्लामाबाद में अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाए, या माइक्रोसॉफ्ट वाले आके इस्लामाबाद में ब्रांच ऑफिस बनाए, दीज आर द टू डिफरेंट लीगल सिचुएशंस। बिल गेट्स पाकिस्तान में आके बना सकते हैं क्योंकि पाकिस्तान फॉरेनर्स को 100% रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन देता है। सिमिलरली अगर बिल गेट्स अब जाएगा सऊदी अरेबिया में इंडिपेंडेंटली कंपनी बनाने, सऊदीया उसको लिमिटाइज कर देगा। सऊदीया में वो बगैर कफील के कोई भी बंदा कंपनी नहीं बना सकता। तो उस सिचुएशन में फिर बिल गेट खुद सऊदीया नहीं जाएगा, बल्कि माइक्रोसॉफ्ट विल गो टू सऊदीया, क्योंकि फॉरेन कंपनी अपनी ब्रांच बना सकती है, ये ऑप्शन सऊदी अरब ने दिया हुआ है। वो कैसे बनाएगी, जैसे पाकिस्तान में कोई फॉरेन कंपनी बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के थ्रू आती है, वैसे ही सऊदीया में फॉरेन कंपनी मिनिस्ट्री ऑफ इन्वेस्टमेंट सऊदी अरेबिया, जिसको मीसा कहते हैं, उसके थ्रू जाती है। अब दो कंट्रीज का कॉन्सेप्ट समझाने का मकसद ये था कि पूरी दुनिया में यही चल रहा है, किसी भी कंट्री में अगर वो आपको लोकल कंपनी ना बनाने दे तो फिर आप उसकी ब्रांच बनाने की पॉसिबिलिटीज को डिस्कस करते हैं। फिर ब्रांच का प्रीरेक्विजिट यही आ जाता है कि पीछे किसी और कंट्री में आपकी रजिस्ट्रेशन जरूरी है। जैसे बिल गेट्स ने अगर सऊदीया में अपनी कंपनी बनानी है तो पीछे माइक्रोसॉफ्ट होना जरूरी है। मैंने सऊदीया में अपनी कंपनी बनानी है तो मेरे पास पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, दुनिया की किसी भी कंट्री में अपनी कंपनी होना जरूरी है। अब इसकी हम फर्दर इन डेप्थ जाते हैं। लोग कहते हैं कि जी मेरे पास यूएस एलएलसी है, मैंने उसी की ब्रांच सऊदीया में बनानी है। फिर आप उसमें क्लाइंट को असिस्ट करेंगे कि वो टेक्निकली पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि सऊदीया ये कहता है कि अगर आप ब्रांच ऑफिस बना रहे हैं तो अपने मुल्क के मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स और अपने मुल्क में मौजूद सऊदी एम्बेसी से ठप्पे लगवा के आए। मैं पाकिस्तान में हूँ, है मेरे पास यूएस एलएलसी, तो यूएस एलएलसी को पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्ट्री तो स्टैंप नहीं करेगी। तो इवेंचुअली मुझे पाकिस्तान की ही प्राइवेट लिमिटेड चाहिए, पाकिस्तान की ही रजिस्ट्रेशन चाहिए, जिसको मैं सऊदीया में ब्रांच बना लूं। अगर कोई पाकिस्तानी नेशनली यूएस में बैठा हुआ है तो वो अपनी यूएस की कंपनी की ब्रांच वहां ओपन कर सकता है, क्योंकि वहां फिजिकली मौजूद है। कुछ कीवर्ड्स हैं जो मैं राइट साइड पे ऐड करता जाऊंगा, ये कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में आपके लिए जानना इनको जरूरी है। जैसे लीगल नेम्स ऑफ कंपनीज अराउंड द वर्ल्ड क्या हैं, कहीं प्राइवेट लिमिटेड है, कहीं लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी है, कहीं कॉर्पोरेशन है। फिर कॉर्पोरेट और वर्सेस नॉन कॉर्पोरेट बॉडीज क्या होती हैं? कॉर्पोरेट बॉडीज वो होती हैं जो सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, अपने मालिकान से हट के एक डिस्टिंक्ट एंटिटी है। मैंने अगर किसी भी कंट्री में प्रॉपर कॉर्पोरेट कंपनी बनाई है, कॉर्पोरेट की कैटेगरी में, वो बैंकरप्ट भी हो जाती है तो मैं पर्सनली लायबल नहीं हूँ। मैंने पाकिस्तान में भी अगर प्रॉपर कंपनी बनाई है और मैंने वाजिबात अदा नहीं किए, वाजिबात अदा करने से मुराद मैंने अलाइड बैंक से कर्जा लिया 10 मिलियन का, पे नहीं कर सका। मैंने नयाटेल पीटीसीएल के कनेक्शंस लगाए, मैं वो नहीं पे कर सका, वो भी मेरे अनपेड रह गए। मैंने एम्प्लॉयज रखे, मैं उनको सैलरीज नहीं पे कर सका, और मेरी क्लाइंटल मुझसे लूज हो गई और कारोबार में लॉस हो गया। और इन सारे लोगों ने जाके मेरे पे केस भी कर दिए। मैंने इनके पैसे नहीं दिए, इन सारों के फाइनेंशियल लाइबिलिटी इंपोज हो गई कंपनी के ऊपर। ये सारे मेरे पे केस करने अदालतों में चले गए, लीगल लाइबिलिटी मेरी कंपनी पे राइज होगी। इन दोनों लाइबिलिटीज से मैं जेन्युइनली खामोशी से एग्जिट हो सकता हूं अगर मैंने कंपनी बनाई हुई थी। मैं कहूंगा कि जी ये मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, ये मेरी कंपनी है, ये बैंकरप्सी का प्रूफ है, कंपनी के पल्ले कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक दफ्तर है जिसमें 1 लाख रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको आप नीलाम कर दें, ऑक्शन कर दें, जो भी करना है, उससे जिसके पैसे पूरे होते हैं उसको दे दें, बाकी सब माफ। तो बैंक का कर्जा चाहे 1 करोड़ था माफ हो जाएगा। एयरटेल, पीटीसीएल, वापडा, येस्को, लेस्को, फेस्को, जितने बिल्स हैं सारे माफ हो जाएंगे। मैं जहां मौजूद था उस बिल्डिंग में अगर मैंने रेंट एग्रीमेंट कंपनी के नाम पे किया हुआ था तो लैंडलॉर्ड मेरे से रेंट भी नहीं डिमांड कर सकता, क्योंकि उसने कंपनी को जगह दी थी किराए पे और कंपनी बैंकरप्ट होगी। तो ये सारी सिचुएशंस हैं कॉरपोरेट बॉडीज के अंदर। अगर मैं इसको वर्सेस चला जाता हूँ, मैंने सोल प्रोप्राइटर या एओपी बनाई है और मैं नॉन कॉरपोरेट बॉडी हूँ, तो जो मैंने अलाइड बैंक से कर्जा लिया था वो मैंने अपनी बाकी की जिंदगी में अपनी जेब से पूरा करना है। मेरी जेब में अगर आज पैसे नहीं है तो फ्यूचर में मुझे देना है, और अगर आज हैं भी नहीं तो वो बैंक क्या करेगा, मेरी सारे प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स, गाड़ियों के मेरे एसेट्स अटैच कर देगा।
अदालत बाय फोर्स मेरी गाड़ियां, मेरा घर, मेरा प्लॉट नीलाम करके जिन लोगों का पैसा देना है वो पूरा करेंगी, क्योंकि नॉन कॉरपोरेट बॉडी में पार्टनर, शेयर होल्डर, जो भी ऑनर है वो जाती कैपेसिटी में जवाबदेह होता है। ऑन द अदर हैंड प्रॉपर कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में मेरी तीन और कंपनीज हैं, तीनों A1 चल रही हैं, मेरे पास मर्सिडीज है, BMW है, F6 में बंगले हैं, बट मेरी एक कंपनी बैंकरप्ट होती है तो मैं सारी चीज़ों से माफ़ी तलाफी करवा सकता हूँ, मुझे कुछ भी और देने की ज़रूरत नहीं है। ये बेनिफिट्स होते हैं कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर के। ये पाकिस्तान में भी हैं, यूके में भी हैं, ये मैक्सिमम सारी जुरिस्डिक्शन में सेम फ्रेमवर्क अवेलेबल है। उसकी टर्मिनोलॉजीज डिफरेंट होंगी, उसके वर्ड्स डिफरेंट होंगे, कहीं पर शेयर होल्डर का वर्ड यूज किया जाएगा, कहीं मेंबर का वर्ड यूज किया जाएगा, कहीं पार्टनर का वर्ड यूज किया जाएगा, लेकिन एंड में की कॉन्सेप्ट मैक्सिमम जुरिस्डिक्शन में आपको सेम मिलेगा। ये एसी वगैरह चला देना, ठीक हो। अच्छा, हम बेसिकली बात कर रहे थे लीगल वर्ड्स की, इसमें अब जैसे बोर्ड रेजोल्यूशन का एक वर्ड आता है। बोर्ड रेजोल्यूशन क्या होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो भी किसी कंपनी के डिसाइडेड हैं, वो किसी भी कंट्री की कंपनी है, वो आपस में बैठकर अपनी मीटिंग में जो चीज़ रिजॉल्व करेंगे उसको हमेशा बोर्ड रेजोल्यूशन कहा जाएगा। ये मैं क्यों बता रहा हूँ कि किसी भी कॉर्पोरेट फ्रेमवर्क की कोई भी प्रोसीजर आपका चल रहा है, वहां ऑब्जेक्शन आता है कि जी अटैच बोर्ड रेजोल्यूशन, आप क्या करते हैं किसी एक डायरेक्टर की तरफ से बना के अपलोड कर देते हैं, तो ऐसा नहीं होता। लीगल डॉक्यूमेंट्स में तीन चार पांच जितने भी डायरेक्टर्स हैं या उस कंपनी का जो बोर्ड है, जो असाइंड है, जो रिटर्न है, उसी डॉक्यूमेंट्स में जिस कंपनी का प्रोसीजर आप कर रहे हैं, तो उन सारे डायरेक्टर्स ने मिलकर ही बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना होगा। कहीं पर आपको ऐसी ऑब्जेक्शन आ जाती है कि जी आपकी एजीएम मिसिंग है, तो एजीएम क्या होती है? एनुअल जनरल मीटिंग। कौन बैठते हैं इसमें? शेयर होल्डर्स और मेंबर्स बैठते हैं। फिर सवाल आता है कि जी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन है? एक कंपनी है जिसके शेयर होल्डर 50 हैं, उनको मेंबर भी कहा जाएगा, शेयर होल्डर भी कहा जाएगा, लेकिन वो 50 लोग हाथ खड़ा करके वोटिंग करके 6 लोगों को डायरेक्टर बना देते हैं। तो बाकी जो 50 में से 44 हैं वो घर चले जाएंगे। ये जो 6 लोग रह गए हैं जिन्होंने इलेक्शन जीते हैं, वो ऑफिस संभालेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का, और वो डायरेक्टरशिप चलाएंगे और वही कंपनी को मैनेज कर रहे होंगे। शेयर होल्डर को सिर्फ घर बैठ के सालाना प्रॉफिट आएगा, उसका मैनेजमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में वो लोग होंगे जो एट एक्चुअल मैनेजमेंट संभाल रहे होंगे। और इस सारे में एक की एलिमेंट आता है वर्ड सीईओ का। बहुत सारी जगहों पे सीईओ के कॉन्सेप्ट को समझा जाता है कि ये कंपनी का मालिक है, जबकि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कंपनी का मालिक नहीं होता, सीईओ कंपनी का मुलाजिम होता है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। बहुत सारे इदारों में या आप सब लोगों की भी एक अजम्पशन होगी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इज द अल्टीमेट ऑनर ऑफ द बिजनेस या अल्टीमेट मालिक ऑफ द बिजनेस। सोल प्रोप्राइटर में तो ये एप्लीकेबल है क्योंकि वो इटसेल्फ कंपनी ही नहीं है, वो बंदा अपने आप को प्रोप्राइटर कहे, सीईओ कहे, चेयरमैन कहे, जीएम कहे, जो मर्जी कहे, उस डिस्कशन में हम जाते ही नहीं है। जो प्रॉपर कॉरपोरेट स्ट्रक्चर वाली कंपनीज हैं उसमें सीईओ आपने तनख्वाह पर हायर करना होगा। अब फिर इसमें आपके माइंड में सवाल आता है कि नहीं सिर्फ फलां बंदा था, वो कंपनी का शेयर होल्डर भी था, वो सीईओ भी था, तो शेयर होल्डर्स में से भी किसी को आप हायर कर सकते हैं। 5 डायरेक्टर्स हैं, उन डायरेक्टर्स में से भी किसी एक को आप अपॉइंट कर सकते हैं सीईओ के लिए। और शेयर होल्डर्स या डायरेक्टर से हट के बाहर से भी सीईओ ला सकते हैं। जैसे एप्पल कंपनी जिस जमाने में फेमस हो रही थी, उस जमाने में स्टीव जॉब्स को सीईओ की पोजीशन से हटा दिया गया था। बाहर से कोक या पेप्सी का सीईओ आया था और उसने सर्विसेज दी थी एप्पल को। अब वो क्यों आया था? वो ना शेयर होल्डर था ना कुछ और, क्योंकि सीईओ एक ऐसा रोल होता है जो कि तनख्वाह बेस्ड बंदा होता है। नया एयरटेल पाकिस्तान में सीईओ उसके वहाद सिराज साहब हैं। अब एट एक्चुअल उनके उसमें शेयर्स हैं या नहीं हमें नहीं पता, लेकिन वो तनख्वाहदार एम्प्लॉय हैं। वहाद सिराज साहब का हर रोज लिंक्डइन पे पोस्ट आ रही होती है कि जी सैलरीड तबके की टैक्स बहुत ऊपर चला गया। वो क्यों शोर मचा रहे होते हैं? वो तो चीफ एग्जेक्टिव है। क्यों? क्योंकि वो खुद पेरोल पे हैं, वो सैलरीड क्लास में आते हैं। तो सीईओ शेयर होल्डर या डायरेक्टर या मालिक नहीं होता, ये खुद तनख्वाह पे रखा गया एक बंदा होता है। तो ये तीन चार लीगल कॉन्सेप्ट्स हैं कॉर्पोरेट फ्रेमवर्क के, जिसका आपको आइडिया होना जरूरी है, रादर दिन के डायरेक्टली आप रजिस्ट्रेशन में बस जंप करें और डॉक्यूमेंट की रिवर्स इंजीनियरिंग समझ लें, वो आपको ना आती हो।
तो यहाँ पर मैंने 3 वर्ड्स लिखे हैं: आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट। ये डॉक्यूमेंट्स क्या हैं? किसी कंट्री में इनको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम अलग-अलग बनाए जाते हैं, कहीं पर ये कंबाइन बनाए जाते हैं। कुछ कंट्रीज में सिर्फ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से ही काम चल जाता है, लेकिन एटलीस्ट ये बेयर मिनिमम है, ये होते हैं वहाँ पर। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या बताते हैं? ये कंपनी के इंटरनल बायलॉज होते हैं कि कंपनी पे क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई होंगे, शेयर होल्डर्स का क्या क्राइटेरिया होगा, इलेक्शन कब होगा, एक डायरेक्टर ने कंपनी छोड़ के जानी है तो क्या तरीके होंगे, कंपनी ने बंद होना है तो कैसे बंद होगी, क्या कंपनी बैंक से कर्जे भी ले सकती है नहीं ले सकती, क्या कंपनी बैंक अकाउंट ओपन कर सकती है नहीं कर सकती। ये सारी चीजें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में डिफाइंड होती हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की अगर बात करें, किसी भी जुरिस्डिक्शन में आपको बनाना पड़ जाए तो उसका मतलब होता है कि कंपनी का लाइन ऑफ बिजनेस क्या होगा, कंपनी सिचुएटेड कहाँ पर होगी, किस सूबे में होगी, किस स्टेट में होगी, कौन कौन से काम इस कंपनी को करना अलाउ है, कौन कौन से काम करना अलाउ नहीं है। इन शॉर्ट, आर्टिकल्स में कंपनी के इंटरनल मामलात, मेमोरेंडम में वो मामलात जिनका ताल्लुक उसके क्लाइंट से है, कंज्यूमर से है, कि ये फूड की बिजनेस है, ये हेल्थ की कंपनी है, ये किस चीज की कंपनी है। और लास्टली ये वर्ड लिखा हुआ है इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट। किसी कंट्री में आपको इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिलेगा, कहीं पे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा, कहीं पे सीआर सर्टिफिकेट मिलेगा, पर सारी कंट्रीज में आपको एक ना एक फाइनल शक्ल का सर्टिफिकेट जरूर ग्रांट होगा, जिसपे कंपनी का आइडेंटिफिकेशन नंबर लिखा हुआ है, यूनिवर्सल नंबर लिखा हुआ है, उस कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है, वो होना जरूरी है। तो ये वो चीजें हैं जो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर्स में एग्जिस्ट करती हैं। अगर आप सोल प्रोप्राइटर या एओपी में जाएंगे तो वहां पर आपको आर्टिकल, मेमोरेंडम, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट ऐसी कोई चीजें नहीं एग्जिस्ट करती। अब हम यहाँ पे जाके देखते हैं हमारे पास यूएस के अंदर क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं। अब यूएस के अंदर कौन कौन से कॉमन स्ट्रक्चर्स अवेलेबल हैं? हमारे पास एलएलसी भी है, सी कॉर्प भी है, पार्टनरशिप भी है, लेकिन हम पढ़ चुके हैं कि पार्टनरशिप्स की तरफ हमने नहीं जाना, तो हम मेन एलएलसी की रजिस्ट्रेशन को ही देखेंगे कि वो कैसे करनी है, किस किस जगह पे करनी है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। मैं लिखता हूँ एलएलसी रजिस्ट्रेशन। अब यूएस में अगर आपने एलएलसी रजिस्टर कर ली है तो दूसरा सवाल ये होता है कि क्या अब आपने आगे उस एलएलसी को यूज भी करना है? अगर यूज करना है तो फिर लाजमी वहां की कोई ना कोई टैक्स रजिस्ट्रेशन भी होती होगी जिसको करना होगा, कोई एसएसएन होता होगा, कोई ईआईएन होगा, कोई आईटीआईएन होगा। ये सारी चीजें क्यों करनी है? क्योंकि आपने आगे बैंक अकाउंट ओपन करना है। पाकिस्तान में भी एक कंपनी अगर सिर्फ कंपनी के डॉक्यूमेंट्स बैंक में ले जाए तो अकाउंट ओपन नहीं होता। बैंक और कंपनी रजिस्ट्रेशन के दरमियान में कुछ ना कुछ चीजें हमेशा पूरी करनी पड़ती हैं। उनको हम कहते हैं जनरली मैंडेटरी रजिस्ट्रेशंस, जिनको पूरा किए बगैर आप आगे नहीं जा सकते। अच्छा, स्लाइड्स विल बी, अच्छा स्लाइड्स ये शेयर नहीं होंगी, लेकिन जो हमारा ये एक्सेल शीट की वर्किंग है ये शेयर होगी, बाकी स्लाइड्स भी शेयर कर देंगे, उसमें कोई मसला नहीं है। जैसे जैसे कोर्स आगे आता रहेगा स्लाइड्स आपसे शेयर कर दी जाएंगी। तो जो स्टेप वन क्या होता है, किसी भी कंट्री में बिजनेस रजिस्ट्रेशन करना, और दूसरा अकाउंट ओपन करने के बीच के जो मामलात हैं वो सारे समझ लें, बीच के कागज पूरे करना। लेट सपोज मैंने पाकिस्तान में अपनी जाती शिनाख्त के लिए अपना आईडी कार्ड बनवा लिया। अब आईडी कार्ड तो मैंने बना लिया, लेकिन मुझे पासपोर्ट भी चाहिए, तो पासपोर्ट और आईडी कार्ड के बीच में जितने कागज मैंने अटैच करने हैं वो रिक्वायरमेंट है। मैं कहता हूँ मैंने पाकिस्तान में अपना आईडी कार्ड बना लिया, मैं बैंक अकाउंट खुलवाने जा रहा हूँ, तो बैंक सिर्फ आईडी कार्ड पे अकाउंट नहीं खोलेगा, बीच में सोर्स ऑफ इनकम मांगेगा, बीसीओ और कागज मांगेगा। तो वो सारे प्री रिक्विजिट्स हैं जिनको पूरा करना जरूरी है। कोई आदमी कहता है कि जी डायरेक्टली मुझे चाहिए सिर्फ और सिर्फ बैंक अकाउंट, आपके पास क्लाइंट आता है कि आई नीड अ बैंक अकाउंट इन ऑफ यूएस एलएलसी, वर्चुअल हो, स्ट्राइप, कोई भी ऑनलाइन बैंकिंग, तो आप उसे बताएंगे कि सर डायरेक्ट बैंक अकाउंट लेना इज नॉट पॉसिबल, उसके सर्टेन प्री रेक्विजिट्स हैं, ये 1 2 3 4 5 को आप पूरे करेंगे तो आप बैंक अकाउंट के लेवल तक पहुंच जाएंगे। और अगर मैं क्लाइंटेज की बात करूं तो दुबई और सऊदीया जो गल्फ की क्लाइंटेज है वो एक अलग सेट ऑफ क्लाइंट्स हैं जिन्होंने फिजिकली वहां पर जाके बिजनेसेस करने होते हैं मैक्सिमम। और अगर यूएस यूके कनाडा की बात की जाए तो ये ज्यादातर मैक्सिमम वो लोग होते हैं जिन्होंने ऑनलाइन रिमोटली बिजनेसेस करने हैं, क्योंकि यहाँ पर रिमोट रजिस्ट्रेशन भी पॉसिबल हैं, रजिस्ट्रेशन सस्ती भी हैं,
दुबई और सऊदीया की रजिस्ट्रेशन इतनी चीप नहीं होती, थोड़े अखराजात ज़्यादा आते हैं, कॉम्प्लाइंस ज़्यादा होता है। तो वहाँ पर वो लोग जाते हैं जिनकी फिजिकल प्रेजेंस वहाँ पे हो, या वहाँ पे वो कोई स्टोर ओपन करना चाहें, या कोई अच्छी आईटी कंपनी हो जिसको पाकिस्तान में पेमेंट गेटवेज में मसाइल आ रहे हो, तो वो अपना पूरा सेटअप उठाकर दुबई चली जाती है। तो इन शॉर्ट जिनके फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं वो जनरली गल्फ को प्रेफर करते हैं, वो आपको वहां पर क्लाइंटेज मिलेगी। जो आपकी फाइबर अपवर की क्लाइंटेज है वो आपको मैक्सिमम सबसे ज्यादा यूएस की मिलेगी, उससे थोड़ी सी कम यूके की मिलेगी, और कनाडा की कंपैरेटिवली काफी कम होती है। तो ये तीन अलग तरह चल रही होंगी, दुबई और सऊदीया एक अलग तरफ चल रहा होगा, और मेन पाकिस्तान में आप सारे पहले ही मौजूद हैं। अगर पाकिस्तान में कंपनी रजिस्ट्रेशन कॉर्पोरेट की सर्विसेज देनी है तो वो इस कोर्स में शामिल है, और उसको भी हम पढ़ेंगे कि कैसे कैसे रजिस्ट्रेशन होती हैं यहाँ पर। जैसे यूएस में एलएलसी को मैंने टिक कर दिया। अब यूके में अगर हम जाते हैं तो यूके में सबसे ज्यादा जो स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता है वो किया जाता है एलटीडी वाला स्ट्रक्चर। सोल ट्रेडर का जो कॉन्सेप्ट है पाकिस्तान के अंदर वो यूके से इनिशिएटिव है। हमारा जो पाकिस्तान का सोल प्रोप्राइटर है ना, वो बेसिकली यूके से ही आया है। हमारा पूरा लॉ इटसेल्फ समझ लें वो यूके से आया है, क्योंकि पाकिस्तान वाज अ ब्रिटिश कॉलोनी। तो और दूसरा जो ये एलएलपी लिखा हुआ है ये भी यूके में ओरिजिनली होती थी। एलएलपी रजिस्टर्ड पाकिस्तान में 2017 या 18 ऑलमोस्ट में आ गया था स्ट्रक्चर। इस टाइम पाकिस्तान में आपको एलएलपीज बहुत कम मिलेंगी। क्यों कम मिलेंगी? क्योंकि ये इसको आए हुए 5-7 साल हुए हैं, कोई ज्यादा लीगल फ्रेमवर्क अभी स्टैब्लिश नहीं हुआ। पाकिस्तान में आपको सबसे ज्यादा मिलेंगी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, जिसको एओपी कहते हैं, या पार्टनरशिप्स। एसोसिएशन ऑफ पर्सन और एओपी पार्टनरशिप्स हमारे कोर्स में नहीं है, क्योंकि हम सारा का सारा पूरा कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर ही आगे पढ़ेंगे। जैसे यूके में एलटीडी और एलएलपी है, तो पाकिस्तान में आप आते हैं, ये पाकिस्तान में मैं टिक कर रहा हूँ, पाकिस्तान में भी आपको एलएलपी मिलेगी और यूके में भी एलएलपी मिलेगी। फिर पाकिस्तान में जो प्राइवेट लिमिटेड है वही यूके की एलटीडी है। क्यों? यूके में वो लोग सिर्फ एलटीडी का वर्ड लिख के अपनी जिम्मेदारी कहते हैं पूरी होगी, हमने लिख दिया कि जी एलटीडी कंपनी है। पाकिस्तान का स्टाइल ये हम पीवीटी और एलटीडी करके लिखते हैं। और यहाँ पर जो पब्लिक लिमिटेड होती हैं उनको हम पाकिस्तान में कहते हैं पीएलसी, अपना प्राइवेट पब्लिक लिमिटेड लिखते हैं, या सिर्फ लिमिटेड। और यूके में जो पब्लिक लिमिटेड होती हैं वो उनको जनरली पीएलसी लिखते हैं। एलटीडी का मतलब होता है प्राइवेट लिमिटेड, और अगर पीएलसी लिखा हो तो वो पब्लिक लिमिटेड। ये छोटे छोटे की डिफरेंसेस हैं, ये जबानी रटा नहीं मारना इनका, ये मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि कैसे पाकिस्तान और यूके का इंटर मिंगल्ड कॉर्पोरेट है। सिमिलर चीजें 19-20 का फर्क है। सेम जब हम कनाडा में जाते हैं तो कनाडा में अपना पार्टनरशिप को तो हम देखेंगे ही नहीं, हम देखेंगे मेन कॉर्पोरेशन को। वो कहाँ रजिस्टर हो सकती है कनाडा में? या तो आप फेडरल में कर सकते हैं या उनकी स्टेट्स में कर सकते हैं, ओंटारियो एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी स्टेट्स हैं। तो कनाडा इस तरह क्लासिफाई करता है दोनों चीज़ों के रजिस्ट्रेशन को। कैनेडियन क्लाइंट्स आपको ज़्यादातर वही मिलेंगे जो वहाँ मौजूद होंगे। फाइवर अपवर के थ्रू ऑनलाइन सर्विसेज आपसे लेना चाहेंगे तो वो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स क्रेडेंशियल्स प्रोवाइड करके कह सकते हैं कि जी आप ये हमारी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को प्रोसीड कर दें। फिर यूएई आ जाता है। यूएई के अंदर मेनली हम दुबई को देखेंगे, उसमें मेनलैंड भी है और फ्री जोन भी है। फ्री जोन का वर्ड आपको बहुत ज्यादा सुनने को आएगा। फ्री जोन की इन डेप्थ में नहीं जाता। जब भी ये अमीराती स्टेट्स की बात होती है तो फ्री जोन का वर्ड बहुत ज्यादा सुनने को मिलता है। फ्री जोन का सादे अपना लफ्जों में बताता चलूं, इसका कॉन्सेप्ट बस ये होता है कि वहां पर आप पैसा इन्वेस्ट करके 100% पाकिस्तान भी वापस ला सकते हैं। रीपैट्रिएशन जो होती है फंड्स की वो पॉसिबल है। फ्री जोन में टैक्स कम होता है, रजिस्ट्रेशन इजी होती है, चलान फीसेस कम होती हैं। तो एक तरह से दुबई ने और बल्कि पूरे यूएई ने काफ़ी फ्री जोन अपनी अनाउंस की हुई है कि यहाँ यहाँ अगर आप रजिस्टर करेंगे तो आपको बेनिफिट्स हैं। लेकिन अगर किसी ने वहाँ फिजिकल बिजनेस करना है, जैसे मैंने फूड स्टॉल लगाना है, मैंने कोई रेस्टोरेंट बनाना है, कोई हॉस्पिटल बनाना है, तो फिर मुझे मेनलैंड में ही जाना पड़ेगा। नेक्स्ट केएसए में आ जाते हैं। केएसए में अब एलएलसी जेएससी बेसिकली है जॉइंट स्टॉक कंपनी जो पाकिस्तान की पब्लिक लिमिटेड हो गई। इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। मेन केएसए की एलएलसी है, कैसे रजिस्टर होती है, ये आ गई यूएई मीसा, जिसको मैंने एक्सप्लेन किया था, मिनिस्ट्री ऑफ सऊदी अरेबिया रूट फॉर फॉरेन इन्वेस्टर्स। ये और किसी में भी नहीं लिखा हुआ, सिर्फ यहाँ पर आ रहा है। क्यों? क्योंकि सऊदी अरेबिया का थोड़ा एटीट्यूड बहुत ही प्रो मैक्स लेवल पे है। वो जनरली बिजनेसेस को नहीं एक्सेप्ट करते। इवन आप वहां पर फ्रीली विजिट वीजा पे ज्यादा देर के लिए घूम भी नहीं सकते। वो कहते हैं किसी कफील के अंडर आओ। अब कफील वहां पे या तो शिरके होते हैं या वहां के सोल प्रोप्राइटर आम जो सऊदी नेशनल्स होते हैं वो होते हैं, या आपने उनके अंडर ऑपरेट करना होता है या किसी कंपनी के अंडर ऑपरेट करना है। शिरका जब भी ये वर्ड आएगा हो सकता है कि सऊदी में कोई आपसे कहे कि जी मैंने अपना शिरका रजिस्टर कराना है। सऊदी नेशनल तो वैसे ही वहां डायरेक्ट जाके अपनी लिमिटेड कंपनी बना सकता है, लेकिन पाकिस्तान ने जाना है तो वाया मीसा जाना है।
वाया मीसा किस तरह जाना है, पाकिस्तान से कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स पूरे करने हैं, वो सारे मैं आपको बताऊंगा आहिस्ता आहिस्ता। और सिमिलरली अगर हम पाकिस्तान के स्ट्रक्चर की बात की जाए तो यहाँ पर आपके पास एसएमसी है, पीवीटी है, एलएलपी है और सेक्शन 42 है और ब्रांच ऑफिस है। कि जो ब्रांच ऑफिस का वर्ड लिखा हुआ है ये वही ब्रांच ऑफिस की बात करूं कि अगर कोई पाकिस्तान में बाहर से कंपनी एज अ ब्रांच ऑफिस रजिस्ट्रेशन कराना चाहे, जनरली बाहर से कोई भी कंपनी यहाँ पर बतौर ब्रांच ऑफिस नहीं आएगी क्योंकि उसको एज सच नीड नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि मैं अगर यूएस नेशनल हूँ, मैं पाकिस्तान में डायरेक्ट अपने पासपोर्ट पे भी कंपनी बना सकता हूँ, तो मुझे ब्रांच ऑफिस बनाने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली लोकल कंपनी बनाऊंगा। इधर वर्ड लिख देता हूँ, लोकल कंपनी वर्सेस ब्रांच ऑफिस। जब भी इंटरनेशनल स्ट्रक्चर्स में आपको लोकल कंपनी का वर्ड यूज लिखा हुआ मिले तो उसका मतलब ये होता है कि ये कंपनी वहाँ के लोकल जो भी बाय लॉज हैं कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर के उसके तहत रजिस्टर्ड है। फर्क ये है कि ये इंटरनेशनल कैपेसिटी में रजिस्टर्ड नहीं है बल्कि बाहर के फॉरेनर ने अपना पासपोर्ट दे के लोकल रजिस्ट्रेशन कराई हुई है। आज मैं यहाँ पे बैठ के यूएस एलएलसी कराता हूँ तो वो मेरी यूएस की लोकल रजिस्ट्रेशन है, मेरा ब्रांच ऑफिस नहीं है। हाँ, क्लाइंट्स को कहने के लिए तो मैं कह सकता हूँ कि जी मेरी एक ब्रांच यूएस में है, ये उसका सर्टिफिकेट है। मेरी एक ब्रांच अमेरिका अपना कनाडा में है, ये सर्टिफिकेट है। मेरी एक ब्रांच यूके में है, उसका ये सर्टिफिकेट है। लेकिन एट एक्चुअल ये ब्रांचेस नहीं है, ये सारी इंडिपेंडेंट कंपनीज हैं। ब्रांच ऑफिस तब होता है जब उस कंट्री के जो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट है उस कंट्री का जो भी डेजिग्नेटेड है, इंडिया का अपना होगा, पाकिस्तान का अपना, सऊदीया का डिफरेंट, अपना अमेरिका का डिफरेंट, उस इन्वेस्टमेंट बोर्ड के थ्रू अगर कोई रजिस्ट्रेशन आएगी तो वो ब्रांच ऑफिस कहलाएगी। अदरवाइज ब्रांच ऑफिस नहीं है जब भी आप लोकल रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। पाकिस्तान में अगर सैमसंग वाले सैमसंग के यूएस के डॉक्यूमेंट्स को लेकर रजिस्टर करें तो ब्रांच ऑफिस है, और सैमसंग का मालिक अगर सैमसंग के नाम से ही यहाँ पर लोकल कंपनी बनाना चाहे तो वो बना सकता है, उसको कोई वो बाइंडिंग नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है इसके ऊपर, तो वो लोकल कंपनी कहलाएगी। तो आपने हमेशा लोकल कंपनी वर्सेस ब्रांच ऑफिस को अपने माइंड में याद रखना है। ये छोटे छोटे की कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैं साइड पे लिखता जा रहा हूँ। अच्छा जी, स्लाइड शो। LTD, फेडरल प्रोविंशियल फ्री जोन, एलएलसी, पीवीटी। तो यहाँ पे एक और वर्ड आ रहा है सेक्शन 42। अगर किसी को आइडिया है कि सेक्शन 42 क्या होती है तो वो कमेंट करे या हैंड रेस कर दें। अगर आप सबने पहले कभी सुना हो सेक्शन 42 कंपनी के बारे में, ये पाकिस्तान की बात हो रही है। जी जी आदिल अस्सलाम साहब। वालेकुम। वालेकुम सर सलाम। सेक्शन 42 के अंदर वो वाली कंपनीज आती हैं जो एससीसीपी के अंदर हम रजिस्टर्ड करते हैं, जो कि फाउंडेशंस, ट्रस्ट वगैरह, वो सब कंपनीज होती हैं। बिल्कुल एग्रीड। थैंक यू। अच्छा, बेसिकली सेक्शन 42 जो आदिल भाई ने बताया बिल्कुल ठीक बताया उन्होंने। पाकिस्तान में अगर आप अपनी एनजीओ, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, कोई फाउंडेशन बनाना चाहें और कॉरपोरेट स्ट्रक्चर में बनाना चाहें, लोकल लेवल पे ना बनाएं आप। लोकल यहाँ पर अब मैं जो वर्ड यूज कर रहा हूँ उसका मतलब है पड़ा कि डीसी ऑफिस में आपने अपनी कोई फाउंडेशन रजिस्टर करा ली, प्रोविंशियल लॉ के आपने किसी भी सिंध चैरिटी में करा ली, इस्लामाबाद में चीफ कमिश्नर ऑफिस में करा ली, ये लोकल रजिस्ट्रेशन है। लेकिन अगर आप प्रॉपर कॉरपोरेट स्ट्रक्चर में अपनी एनजीओ रजिस्टर कराना चाहें जो नॉन प्रॉफिटेबल काम कर रही हो, जिस तरह अल खिदमत हो गया, अल राजी, अल शिफा आई ट्रस्ट हो गया, एक हमारी एजुकेशन की है टीसीएफ द सिटीजन फाउंडेशन पाकिस्तान में, वो हो गया, तो इस टाइप की जितनी भी एंटिटीज हैं वो सारी सेक्शन 42 की कैटेगरी में पाकिस्तान में एज अ कंपनी ही रजिस्टर होंगी। हाँ, इंडस भी है, जैसे इंडस के नाम से है, कराची में है। और एक इब्रारुल हक साहब की भी एनजीओ है। तो इस तरह ढेरों एनजीओज हैं जो पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही हैं। वो भी कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है, वो भी कंपनी कहलाती हैं, लेकिन उस कंपनी के नाम में आते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एनपीओ। एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन।
अच्छा, अब इसमें सवाल ये आता है कि जी ये अगर नॉट फॉर प्रॉफिट है तो फिर ये लोगों से पैसे क्यों लेते हैं? जैसे सिटीजन फाउंडेशन वाले बच्चों को स्कूल में पढ़ा रहे हैं, उनकी ढेरों ब्रांचेज हैं पाकिस्तान में, बट वो पेमेंट तो लेते हैं, फीस लेते हैं बच्चे से। मैं खिदमत राजी में जाता हूँ तो वो 800 1000 रुपये कंसल्टेंट की फीस लेते हैं, एडमिट हो जाओ प्रोसीजर हो तो उसकी भी फीस वो ले रहे हैं। इसी तरह आप किसी भी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में जाएं जो प्रॉपर सेक्शन 42 भी रजिस्टर्ड है, स्टिल दे आर चार्जिंग सर्टेन अमाउंट ऑफ फी। तो इससे हमें ये समझने को मिलता है कि जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, रजिस्टर्ड एज अ कंपनी है, अपनी सर्विसेज की फीस चार्ज कर सकते हैं, लेकिन वो फीस सब्सिडाइज्ड होगी, वो डिस्काउंटेड होगी, वो मार्केट रेट से बहुत कम होगी। जैसे शौकत खानम में भी आप जाएं और आप प्रूफ करें कि जी मैं फाइनेंशियली इतना साउंड नहीं हूं, तो शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल भी आपको बहुत मिनिमम फीस के ऊपर सर्विसेज देगा। तो हर एनजीओ ने अपने स्ट्रक्चर के मुताबिक अपना फी चार्ट बनाया होता है, क्लाइंट से फीस ले रहे होते हैं। तो फिर दूसरा सवाल आता है, अगर ये पैसे भी ले रहे हैं, चाहे सब्सिडाइज ले रहे हैं, तो फिर ये चैरिटेबल कैसे हैं? ये चैरिटेबल ऐसे हैं कि उस इदारे को बनाने वाले मालिकान, जो शेयर होल्डर, जब मैं वापस आ रहा हूँ शेयर होल्डर वाली बात पे, जो पार्टनर्स हैं, जो फाउंडर्स हैं, जो वो इदारा चला रहे हैं, वो लोग इस पैसे का 1 रुपया भी अपनी जेब में नहीं डाल सकते। मैं अलराजी हॉस्पिटल चला रहा हूँ, मेरे पास पूरे साल में क्लाइंट्स के थ्रू ही जो पेशेंट्स आ रहे हैं 1 करोड़ आया है, और ऐसा मैंने फिट स्ट्रक्चर बनाया हुआ है कि सब्सिडाइज्ड रेट है, फिर भी 70 लाख रुपया खर्च हुआ है, अखराजात भी पूरे हो गए हैं, डॉक्टरों को भी पे ऑफ कर दिया, मुलाजमों को भी पे ऑफ कर, फिर भी 30 लाख बच गया। तो साल के एंड में जो 30 लाख रुपया बचा है एक सेक्शन 42 कंपनी को, वो 30 लाख रुपए में से 30 रुपए भी मैं अपने अकाउंट में नहीं डाल सकता। ये बस डिफरेंस आ जाता है जब आपकी नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी हो या प्रॉफिट वाली कंपनी हो। अगर ये प्रॉफिट वाली कंपनी होती तो वो पूरे का पूरा 30 लाख लीगली एथिकली शरई लिहाज से वो मेरा था। नॉट फॉर प्रॉफिट में लॉ ये कहता है कि वो पैसा 30 लाख वहीं पे रहेगा और वापस री इन्वेस्ट होगा उस इदारे के अंदर। मैं उसकी मशीनरी खरीदूं, मैं उसमें लोगों को सैलरीज दूं, मैं कुछ भी दूं, वो मैं कभी भी निकाल नहीं सकता। ये प्रोविजन होने की वजह से नॉट फॉर प्रॉफिट के लिए फिर चैरिटी के दरवाजे खुल जाते हैं। बहरिया टाउन प्राइवेट लिमिटेड मुझसे चैरिटी के नाम पे 10 रुपए भी मांगे तो मैं शायद ना दूं, क्योंकि मुझे पता है वो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। शौकत खानम मुझसे चैरिटी के पैसे मांगे तो मैं दे भी सकता हूँ, और शौकत खानम लीगली चैरिटी डिमांड भी कर सकता है। फंड रेजिंग के पूरे राइट्स हैं, क्यों? क्योंकि वो कंपनी है जो कि सेक्शन 42 है। तो सेक्शन 42 में दो चीजें आ गई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस में, एक जो प्रॉफिट बच रहा है मालकान अपनी जेब में नहीं डाल सकते, दूसरा एलिमेंट क्या आ गया कि वो डोनेशंस और चैरिटी विद इन कंट्री और आउट ऑफ कंट्री भी ले सकते हैं। अब जब ये चैरिटीज वाली चीज आ गई ऐड, अब इसमें फिर सवाल ये आता है कि पाकिस्तान में हर दूसरा बंदा एनजीओ बना रहा है पैसा बनाने के लिए, तो वो कैसे हो रहा है? मैं चोलिस्तान भी चला जाऊँ ना, तो वहां पे भी जितना मर्जी पेंडू बंदा कहेगा भाई एनजीओ बनाने, एनजीओ में बहुत पैसा है। हर बंदा कहता है कि जी वो फलां के पास गाड़ियां बंगले आ गए, उसने एनजीओ बनाई थी। तो जो बंदा एनजीओ बना के पैसा कमा रहा है वो अनएथिकल प्रैक्टिसेस हैं, वो करप्शन है, वो मिसयूज ऑफ फंड्स है। मिसयूज ऑफ फंड्स किस तरह से, हम ज्यादा इन जुगाड़ू तरीकों के इन डेप्थ में नहीं जाएंगे। इन शॉर्ट मैं बता देता हूँ कि मैंने एनजीओ बनाई है, मैं मालिक हूँ, मैं अपने आप को तो प्रॉफिट नहीं दे सकता, लेकिन मैं अपने आप को थोड़ी बहुत रियलिस्टिक सैलरी दे सकता हूँ, ताकि ऑडिट में मैं पकड़ा ना जाऊँ। जो मैंने वर्ड यूज किया रियलिस्टिक सैलरी, क्योंकि मैं सर्विसेज भी दे रहा हूँ वहां पर, मैं सिर्फ बनाने वाला नहीं हूँ। इमरान खान साहब अगर शौकत खानम में बैठ जाएं ऑफिस में किसी भी चेयर में कि जी मैं शौकत खानम का सीएफओ हूं, या मैं शौकत खानम का मैनेजर ऑपरेशंस हूं, मैं मैनेजर एडमिन, कोई भी डेजिग्नेशन संभाल लें, अब वो सैलरी लेने के हकदार हैं, लेकिन रियलिस्टिक सैलरी। और जब एनजीओ के मालिकान खुद सैलरी लेते हैं तो उस पर जरा और कड़ा ऑडिट होता है कि कहीं ये करप्शन तो नहीं कर रहा। लेकिन फिर सवाल आता है कि इतना पैसा कहाँ से आता है? वो पैसा यहाँ से आता है कि आप फेक एम्प्लॉयज शो करते हैं। मैंने अपने गांव के 3 बंदों के अकाउंट्स दे दिए एम्प्लॉय के नाम पे, 1.5 1.5 लाख उनको आ रहा है। उनको मैं कह रहा हूँ 20,000 रुपये रखो, बाकी 130 मुझे देते जाओ। मैंने अपने इदारे के नाम पे 3 गाड़ियां रेंट पे ली हुई हैं, रेंटे कार को तीनों गाड़ियों का रेंट जा रहा है, असल में एक गाड़ी ली हुई है, बाकी दो का रेंट वो कैश मेरे घर पहुंचा देता है। मैंने फर्नीचर लिया 30 लाख का, फर्नीचर वाले को 60 लाख पे करा दिया, 30 लाख उससे मैंने कैश ले लिया। तो ये वो सारी प्रैक्टिसेस हैं जो एनजीओ में एज अ करप्शन यूज हो रही होती हैं, लेकिन ये लीगल नहीं है, जायज नहीं है। अगर किसी ने वाकई पैसा कमाना है तो एनजीओ उसके लिए नहीं बनी, प्रॉफिटेबल कंपनीज बनी हुई हैं। अब जैसे मैं एनजीओ और सेक्शन 42 में इतना इन डेप्थ चला गया हूँ, आप कहेंगे कि इसका इंटरनेशनल कॉर्पोरेट एडवाइजरी से क्या कनेक्शन है? इसका कनेक्शन ये है कि पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल एनजीओज भी एग्जिस्ट कर रही हैं। रेड क्रॉस क्रिसेंट है पाकिस्तान में,
उसके अलावा मैं अभी वेबसाइट पे खोल के आपको ढेरों एनजीओ दिखाऊंगा जो पाकिस्तान में इंटरनेशनली ऑपरेट कर रही हैं। जी आदिल लोधी सर। सर इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन काइंडली बताइएगा कि जी जी। हम लोग जो एनजीओ को यूज करते हैं प्रॉफिटेबल बिजनेस के लिए, अपने बिजनेस एक्सपेंशन के लिए, अपने बैंक बैलेंस और उन चीज़ों के लिए, तो जब उनके ऑडिट्स होते हैं तो ऑडिट क्या इन डेप्थ नहीं है उसको, वो देखते हैं कि आइदर ये रिसीट जो है 30 लाख वाले थे, 60 इसको पे हुआ, रिमेनिंग इसका गया कहाँ पे, क्या वो इस साइड पे इन डेप्थ नहीं जाते? वो नहीं, ऑडिट असल में अलमिया ये है हमारे मुल्क का या पूरी दुनिया का कि मेरी कंपनी है या मेरी एनजीओ है तो ऑडिटर भी मैं ही तलाश करूंगा। तो जिस ऑडिटर को मैं हायर कर रहा हूँ, पैसे दे रहा हूँ, ऑडिट रिपोर्ट भी मेरी मर्जी की बनाएगा। तो अच्छा, ऑडिटर थर्ड पार्टी इसलिए ऑडिट भी तो होता है ना? थर्ड पार्टी ऑडिट भी होता है, लेकिन थर्ड पार्टी ऑडिट को भी लोग यहाँ मैनेज करते हैं ना, रिसीट्स भी बना, जिसने करप्शन करनी है वो पूरी रिसीट्स भी बनाएगा, सारी चीजें मैनेज करेगा। वो कोई ना कोई लूप होल निकाल ठीक लेगा है। बीच में से, तो और सारे मिल बांट के उसको खा ठीक है। लेंगे। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक हो गया, थैंक यू। तो जो कंट्री जितनी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जितने भी हैं वहाँ एनजीओज में करप्शन है, जो स्टेबल कंट्रीज है वहां पर नहीं है। ये मैं एग्जांपल ऐसे दे देता हूँ कि मेरे क्लाइंट ने अमेरिका में अपनी एनजीओ रजिस्टर कराई, उनको टोटल 3 से 4 दिन लगे। फिर उन्हीं क्लाइंट ने पाकिस्तान में उस एनजीओ को एज अ इंटरनेशनल एनजीओ रजिस्टर कराया, जिसे आईएनजीओ कहते हैं, तो वो बेहतरीन करके 2.5 साल का वक्त लगा उन्हें। कहाँ 3 से 4 दिन और कहाँ 2.5 साल। पाकिस्तान में इतना टाइम फ्रेम क्यों लग रहा है? क्योंकि हर इदारा कहता है कि नहीं जी ये फॉरेन एनजीओ आ रही है तो इसमें जो बनाने वाले हैं वो लाजमी फ्रॉड करेंगे। जो फ्रॉड का एलिमेंट आता है फिर वो इतना ड्यू डिलीजेंस करते हैं, इतना ड्यू डिलीजेंस करते हैं कि एक बार बंदे को सही पता लग जाता है। जी शमशाद साहब, आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा ये वालेकुम। सवाल है कि ये जब ऑडिट होता है, ऑडिट के लिए एफबीआर अपनी टीम तश्कील लेता है या फिर कंपनी ही हायर कर लेती है? इसमें हुकूमत का कोई भी अमल दखल नहीं होता क्या? नहीं, ऑडिट में हुकूमत का डायरेक्टली अमल दखल नहीं होता। वो हमने खुद ही चीज़ों को मैनेज करना होता है, लेकिन हाँ रिपोर्टिंग गवर्नमेंट को सारी जा रही होती है। कंप्लाइंस की शक्ल में, इसको कंप्लाइंस कहते हैं। कंप्लाइंस में हम हर चीज़ गवर्नमेंट को रिपोर्ट तो कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ सब मिले हुए होते हैं, आप यूँ समझ लें इन शॉर्ट। मतलब मैंने कोई बेसिक भी अपना काम कराना है ना, जायज़ है, एथिकल है, लीगल है और सरकारी इदारे से कराना है, तो वो मेरे उस काम में भी मुझसे 50,000 वो ले लेगा। लेकिन अब जब मैं कर ही 2 नंबरी रहूँ तो फिर 5 लाख वो रखेगा, 5 लाख मैं रखूंगा। तो क्या ये सिर्फ पाकिस्तान में ही ऐसा होता है या फिर आउट ऑफ कंट्री में जो सारा मुल्क। अपने जो नहीं, ये सिक्स थर्ड वर्ल्ड, जी जी बिल्कुल, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जितने भी हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, आप इन सबको देख लें, उनमें ये चीजें हो रही हैं प्रैक्टिसेस, क्योंकि सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं होता, डिजिटली चीजें एस्टेब्लिश नहीं हुई होती, मैनुअल डॉक्यूमेंटेशन चल रही होती है। जो स्टेबल स्टेट्स हैं वहां पर इवेंचुअली कम है ये करप्शन। अच्छा, अब जैसे हम आई एनजीओ की बात कर रहे थे, तो जब एनजीओज एग्जिस्ट कर रही हैं तो फिर इवेंचुअली इंटरनेशनल एनजीओज भी एग्जिस्ट कर रही होंगी। अब इंटरनेशनल एनजीओज कैसे एग्जिस्ट कर रही हैं? दो सिचुएशंस हैं आपके लिए। एक सिचुएशन, पाकिस्तान की एनजीओ अमेरिका में जाकर रजिस्टर हो, जैसे मौलाना तारिक जमील फाउंडेशन है, मुफ्ती तारिक मसूद फाउंडेशन है, ईदी है, चिपा है, बहुत सारी हमारी एनजीओज हैं जो ग्लोबली ऑपरेट कर रही हैं। फिर इसको वाइस वर्सा कर लें, बाहर की एनजीओज पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही हैं। तो जब हम बाहर जाते हैं हम उनके इंटरनेशनल एनजीओ रजिस्ट्रेशन के फ्रेमवर्क को फॉलो करते हैं। जब वो पाकिस्तान आते हैं तो फिर वो हमारे इंटरनेशनल एनजीओ के फ्रेमवर्क को फॉलो करते हैं। जी शमशाद साहब, आपको क्वेश्चन है? नहीं नहीं, ये पहले ही क्वेश्चन या किया था मैंने। अच्छा अच्छा अच्छा, चलें ठीक, थैंक यू, ओवर है। तो अब कोई भी एनजीओ अगर पाकिस्तान में आकर एज अ इंटरनेशनल रजिस्टर हो, अब दो चीजें आ गई। एक चीज मैंने आपको पहले बताई थी कि माइक्रोसॉफ्ट अगर पाकिस्तान में आना चाहे तो वो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के थ्रू आएगा, डायरेक्ट नहीं आएगा। अब सिमिलरली अगर बाहर की कोई एनजीओ पाकिस्तान में आना चाहे तो वो इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, क्योंकि बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का काम होता है कि फॉरेन फंडिंग लाना प्रॉफिटेबल बिजनेसेस के लिए, इकोनॉमी को अपलिफ्ट करना। जबकि एनजीओज में इकोनॉमी अपलिफ्ट नहीं हो रही होती, बल्कि जो जरूरतमंद तबका होता है उसकी हेल्प की जाती है। तो एनजीओज जब पाकिस्तान में आती हैं तो ये सारा जो इंटरनेशनल एनजीओ का फ्रेमवर्क है वो हमारे यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने संभाला हुआ है। जबकि मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का काम है नहीं है। पाकिस्तान में नेशनल लेवल पे एनजीओ रजिस्ट्रेशन एससीसीपी देखता है। सेक्शन 42 की जो भी बात हो रही थी ये आपके सामने है। सेक्शन 42 को सिक्योरिटी एक्सचेंज एंड कमीशन रजिस्टर करता है। लेकिन जब बात आती है इंटरनेशनल एनजीओ की तो उसमें हमारे सिक्योरिटी रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से ये चीज मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने अपने कब्जे में रखी हुई है कि भाई हम इसको रेगुलेट करेंगे, इसके अप्रूवल, इसके लाइसेंसिंग, इंडिविजुअल के वेलफेयर के लिए बिल्कुल।
तो जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के थ्रू लाइसेंसिंग होगी इंटरनेशनल एनजीओ की, सेकेंडली उसकी जितनी भी फॉरेन ग्रांट्स आ रही होंगी उनको रेगुलेट करेगी हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, उसकी डिवीजन है ईएडी, इकोनॉमिक अफेयर डिवीजन। आपका क्लाइंट है, उसने एक एनजीओ बनाई है जिसकी पेरेंट एनजीओ दुनिया में किसी भी और उस कंट्री में रजिस्टर्ड है जिसको पाकिस्तान एक्सेप्ट करता है, मानता है। तो वो जब उस कंट्री से या किसी भी और कंट्री से फंडिंग पाकिस्तान लाएगा तो वो रिपोर्टिंग ईएडी में होगी, इकोनॉमिक अफेयर डिवीजन में। इन शॉर्ट विफाक ने ये चीजें अपनी इन दो मिनिस्ट्रियों में बांट दी हैं, इंटीरियर में और इकोनॉमिक में, कि जितनी भी बैरूनी एनजीओज हैं उनको रेगुलेट करे, चैनलाइज करे, उनको हेल्प भी करे, उनको मॉनिटर भी करे, उनकी लाइसेंसिंग करे, उनकी डी लाइसेंसिंग करे। अब सवाल ये आता है कि ये इतना सेंसिटिव मैटर क्यों बन गया था कि मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर जिसका काम सिक्योरिटी देखना है वो एनजीओ के काम में टांग अड़ा रहा है। मतलब एनजीओ और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, लॉजिकली अगर आप लीगल या अकाउंटेंसी बैकग्राउंड है तो आपको ये दो चीजें मैथ मिलती हुई नजर नहीं आएंगी। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, यहाँ पर फॉरेन एनजीओज क्रिश्चियनिटी को भी प्रमोट कर सकती हैं, फॉरेन एनजीओज हिंदुइज्म को भी प्रमोट कर सकती हैं, फॉरेन एनजीओज यहाँ पर आके मनी लॉन्ड्रिंग भी कर सकती हैं, हमारे मदारिस को भी फंड कर सकती हैं, हमारे तालिबान को भी फंड कर सकती हैं। तो मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए, रिलीजियस एक्टिविटीज जो हमारे शरिया में नहीं जो एक्सेप्टेबल, उनको रोकने के लिए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए, इस तरह बीसियों और एस्पेक्ट्स हैं जो हुकूमत वक्त अपने माइंड में रखती है, जिसकी वजह से इंटीरियर ने ये चीज अपने पास रखी है और एसईसीपी को ये नहीं दी। एसईसीपी को कहा सिर्फ लोकल एनजीओ को ही तुम रेगुलेट करो। इंटरनेशनल इंटरनेशनल एनजीओ की भी रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस हम इसी कोर्स में ही कवर करेंगे कि कोई भी एनजीओ किसी भी कंट्री में रजिस्टर्ड है, उसने पाकिस्तान में अपनी एंटिटी बनानी है तो वो किस तरह अपनी एंटिटी रजिस्टर कर सकता है, पेमेंट्स किस तरह रेगुलेट होंगी, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी। जी मिस इफरा खान। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम जी, अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत। सर मैं आपसे इस पे ही बात करना चाह रही हूँ। एनपीओ पे मैंने रजिस्टर्ड की है यूके में, राइट? मेरा वहाँ ठीक पर है। लोकल हमने डायरेक्टर्स पे करके किया। तो पाकिस्तान में नहीं करने का मकसद ही यही था कि इतनी ज्यादा अभी प्रॉब्लम्स जो आ रही हैं बार बार, तो मुझे ये समझना था कि क्या हम इसको यूके से डायरेक्ट टू द यूएस पे ले जा सकते हैं? यूके से यूएस में हाँ लेके जा सकते हैं, लेकिन जैसे वहां मेरी पर आपने फैमिली वहाँ क्या रहती कोई, है कुछ। हाँ लोकल लोग अवेलेबल हैं तो आप वहां पे कर जी, सकते हैं, लोकल फिजिकल होना जरूरी एड्रेस के लिए रिक्वायरमेंट होती है, तो इसलिए मैं पूछ रही थी। है। कर सकते हैं वहां पे, यूएस में भी कर सकते हैं, लेकिन यूएस में आप इसको एज अ फॉरेन एंटिटी ना करें, लोकल करें तो ज्यादा जल्दी हो जाएगी। अच्छा, हाँ सही। वो ज्यादा स्पीडी प्रोसेस होगा। ओके, तो उसके लिए जो वहां पे रह रहे हैं, जैसे मेरे रिलेटिव्स रहते हैं, तो उनका ही सारा जाएगा, उनको एक जी एज अ वो लोकल उनके उसमें शो करना पड़ेगा ना? वो उनके ही सारे डॉक्यूमेंट्स जाएंगे, और सपोर्ट में आप ये जी, वाला डॉक्यूमेंट अटैच कर देंगे कि जी इसी नाम से हमारा फैमिली मेंबर यूके में ऑपरेट कर रहा है, हमारा उनके साथ एमओयू हुआ हुआ है तो हमें भी सेम नाम चाहिए यहाँ पे। ठीक है, सही। थैंक यू सर। थैंक यू। अच्छा, अब यहाँ तक आप सबके कोई क्वेश्चन आंसर्स रिगार्डिंग दिस सेशन, अभी तक जो चीजें हमने बातें की हैं, कोई भी बेसिक लेवल का क्वेश्चन आ रहा है आप पूछ सकते हैं, चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हैंड रेस करके पूछ सकते हैं, फिजिकल वाले फिजिकल क्लास में पूछ सकते हैं। So, the register करवाएंगे यूएस से, ये इसकी compliances वगैरह एसएससी भी देखेंगे। नहीं, अगर आपने यहाँ बैठ के यूएस में एलएलसी बनाई है तो यूएस ही उसकी कॉम्प्लाइंसेस देखेगा, यहाँ पे उसकी कोई कॉम्प्लाइंसेस नहीं होंगी। ऐसा तो आपको पाकिस्तान और नहीं है। अच्छा ठीक हो गया। इसमें ऐसे है कि अगर आपकी एक कंपनी यूएस में रजिस्टर्ड है और उसका बैंक अकाउंट आप यूज कर रहे हैं, आपके क्लाइंट्स वहां पर आपको पेमेंट कर रहे हैं या यहाँ से पैसा जा रहा है यूएस? पाकिस्तानी क्लाइंट्स को आपने यूएस पेमेंट भेजनी है, फिर यूएस से पाकिस्तान, उसकी रीजन मतलब बैक एंड पे क्या? मैं बस ये शो करना चाह रहा हूँ कि मेरी की कंपनी में इंटरनेशनल कंपनी और कंस्ट्रक्शन की कंपनी है। ठीक है, मैं कहता हूँ ये अमेरिकन बेस कंपनी पाकिस्तान में किस तरह बिजनेस करना चाहता हूँ। ठीक हो गया। मैं मेरी अपनी कंपनी पाकिस्तान में कंपनी में कंपनी यूएस और टारगेट ऑडियंस से मुझे यूएस देखिए होगी पाकिस्तान। पाकिस्तान वाले पेमेंट कैसे करेंगे? आप उनको ऑनलाइन अपना वर्चुअल अकाउंट देंगे यूएस का? ठीक होगा। फिर कोई पेमेंट गेटवे आपको लिंक करना होगा, क्योंकि डायरेक्ट फंड ट्रांसफर में फिर मुश्किल आएगी, लिमिट लग जाएगी, कंस्ट्रक्शन में पेमेंट ज्यादा होती है ना। एससीसीपी का लिंक तब होगा जब पाकिस्तान की कंपनी में पैसे आ रहे होंगे कि ये कहाँ से आ रहे हैं। इसमें बेहतर ये आप यूएस वाली कंपनी अपने नाम पे ना करें, किसी और के नाम पे कर लें। स्लैब्स में डिफरेंट है।
हाँ, इससे तो कम ही है, पाकिस्तान से कम है, लेकिन वो टैक्स, कंपनीज का टैक्स हमेशा मिनिमाइज हो जाता है एक्सपेंसेस को डिक्लेयर करके। प्रॉफिट आप कम से कम डिक्लेयर करें तो टैक्स कम हो जाएगा, लेकिन ये चैनल आपको पड़ेगा बहुत कॉस्टली। जब वहां पे सारा पैसा एक बार टैक्सेबल करके आप पाकिस्तान ले आए हैं, यहाँ पे फिर आपको दोबारा उसका टैक्स देना होगा, फिर एक्सपेंसेस डिक्लेयर करने होंगे, फिर उसका कॉम्प्लाइंस करना होगा। तो या तो फिर आप पाकिस्तान पैसे लाएं ही मत, वहीं पे रखें, वहीं स्पेंड करें। लेकिन 5 करोड़ यहाँ से अमेरिका गया, 5 करोड़ अमेरिका से वापस पाकिस्तान आया, ये फिर मुश्किल होगा, एंड में बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा। ठीक हो जी, हसन असकर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत। माशाल्लाह। सर मैंने ना क्लास लेट ज्वाइन की थी, सो मैं थोड़ा सा ना कंपनी रजिस्ट्रेशन से मुतल्लिक जानना चाह रहा हूँ कि जैसे एक कंपनी इधर पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है, लेकिन ठीक, हम बाहर बिलफर्ज यूरोप में या यूके यूएसए में मदर कंपनी के नाम से वहां पर रजिस्टर करना चाहते हैं, तो उसका क्या तरीकाकार होता अच्छा, इसमें ऐसे है कि पाकिस्तान में ऑलरेडी अगर रजिस्टर्ड है ना, तो उसकी मदर कंपनी आप फिर यूएस में नहीं कर सकते। पहले पेरेंट कंपनी रजिस्टर होती है, फिर चाइल्ड कंपनी रजिस्टर होती है। है? ओके, अगर पाकिस्तान में हमने वो एक कंपनी रजिस्टर्ड की है, लेकिन उसके अलावा हम कोई और कंपनी अलहदा से वो रजिस्टर करवा सकते हैं, एज अ पेरेंट कंपनी नहीं फिर वहां पर करवा सकते हैं, या हम उसमें शो कर दें? अगर आप किसी भी कंट्री में पेरेंट कंपनी बनाएंगे ना, और पाकिस्तान में उसकी चाइल्ड कंपनी बनाएंगे, तो वो चाइल्ड कंपनी या तो ब्रांच ऑफिस डिक्लेयर होगी या लाइजॉन ऑफिस होगी पाकिस्तान में, नंबर वन। नंबर टू, फिर पाकिस्तान में सिर्फ कंपनी रजिस्ट्रेशन नॉर्मल नहीं होगी, बल्कि ब्रांच ऑफिस या लाइजॉन ऑफिस का पहले आप बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट से लाइसेंस लेंगे, उसके बाद एससीसीपी में ब्रांच या लाइजॉन ऑफिस बनाएंगे। और इस प्रोसीजर में अगर आपने लोकल ट्रेडिंग करनी है पाकिस्तान के अंदर बैठ के, अपनी कंपनी ने सेल परचेज करना है, पेमेंट्स लेनी है, कमर्शियल एक्टिविटी करनी है, तो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की $3,000 की फीस आप पहले पे करेंगे। और अगर आपने यहाँ सिर्फ कॉरेस्पॉन्डेंस रखनी है, कॉरेस्पॉन्डेंस से मुराद के एप्पल कंपनी वाले पाकिस्तान में अपना लाइजॉन ऑफिस बनाएं और कहें कि हम सिर्फ लोगों से रिव्यूज ले रहे हैं जी, हमारे फोन कैसे हैं, या हम सिर्फ अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं, हम कमर्शियल एक्टिविटी नहीं कर रहे। कमर्शियल एक्टिविटी से मुराद ये होता है कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स नहीं हो रहा, डिलीवरी ऑफ एक्चुअल सर्विस नहीं हो रही, सिर्फ अवेयरनेस चल रही है, तो वहां $2,000 आपको देना होगा लाइजॉन ऑफिस का। मैं यहाँ ऐड कर देता हूँ शीट पे। सर अगर मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम करना चाह रहे हैं? तो वो आप ट्रेडिंग एक्टिविटी कर रहे हैं इवेंचुअली, तो $3,000 बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की फीस होगी। जी थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान, ब्रांच ऑफिस और लाइजॉन ऑफिस, ये दो चीजें आप बना सकते हैं। 3,000 USD अगर ब्रांच ऑफिस बना रहे हैं, 2,000 USD अगर आप लाइजॉन ऑफिस बना रहे हैं। ये किस लिए है? ये है सर इसके लिए कोई स्पेशल क्राइटेरिया होता है कि हमने वहां पर कोई इन्वेस्टमेंट या कुछ चीजें शो करनी होती है अगर हम बाहर कंपनी रजिस्टर कर रहे हैं? नहीं नहीं, इन्वेस्टमेंट वगैरह कोई जरूरी नहीं है शो करना, ओके थैंक यू सर। लेकिन वो पाकिस्तानी नेशनल्स जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, उनको ब्रांच ऑफिस अपने ही मुल्क में बनाना फायदेमंद साबित नहीं होगा। ये वो उसके लिए फायदेमंद साबित होता है कि जो मजबूर हो और उस कंट्री में इन पर्सन जा ना सकता हो। किस तरह से, दो अमेरिकन हैं, दोनों अमेरिकन बंदे अमेरिका में मौजूद हैं, उन्होंने अपनी कंपनी के ऑपरेशंस पाकिस्तान में भी चलाने हैं, लेकिन वो खुद आ ही नहीं सकते। वो फिजिकली आकर बैंक में अपना बायोमेट्रिक नहीं दे सकते, बैंक अकाउंट ओपन नहीं कर सकते, यहाँ पर बोर्ड रेजोल्यूशन साइन नहीं कर सकते, उनकी फिजिकल अवेलेबिलिटी इज नियर टू इम्पॉसिबल इन पाकिस्तान। ऐसी सिचुएशन में फिर वो ये करते हैं, अपनी बाहर की कंपनी का ब्रांच ऑफिस पाकिस्तान में अनाउंस करते हैं, पाकिस्तान में लोकल कंट्री हेड हायर करते हैं, फिर कंट्री हेड के शनाख्ती कार्ड और उसके पासपोर्ट के ऊपर सारा ब्रांच ऑफिस बन रहा होता है। वो पूरा जो ब्रांच ऑफिस पाकिस्तान में स्टेब्लिश होगा, पाकिस्तानी कंट्री हेड के नाम पे, पाकिस्तान में कंट्री हेड उस कंपनी के ब्रांच ऑफिस का या लाइजॉन ऑफिस का मालिक नहीं होगा, एम्प्लॉय होगा, मुलाजिम होगा। वो अमेरिकन कंपनी अमेरिका में बैठे बैठे किसी भी टाइम इसको फायर हायर कर सकती है। तो इससे दो बेनिफिट उनको हो गए फॉरेनर्स को, एक पाकिस्तान में आए बगैर उनकी कंपनी स्टैब्लिश हो गई, दूसरा बेनिफिट मलकियत के सारे हकूक उनके पास हैं, यहाँ पर उनके सिर्फ मुलाजिम काम कर रहे हैं। तो ऐसा बंदा जो पाकिस्तान में आ ही ना सकता हो, उसके लिए तो फायदेमंद है ब्रांच ऑफिस की। ओनरशिप भी उसने रखनी है, किसी रिश्तेदार या एम्प्लॉय के नाम पे कंपनी नहीं बनाना चाहता और वो आ भी नहीं सकता। लेकिन अगर कोई फिजिकली आ सकता है तो वो डायरेक्टली लोकल कंपनी अपने ही नाम पे बना ले, एम्प्लॉयज को हायर करे और वापस फ्लाई बैक कर ले,
तो कंपनी की मलकियत भी उसके पास है, सारा कुछ उसके पास है, और ये $3000 वाली फीस से भी उसकी बचत होगी। यस सर, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अच्छा, अली जान साहब कह रहे हैं कि कॉर्पोरेट बॉडी और नॉन कॉर्पोरेट बॉडी एक्सप्लेन करें। अच्छा, कॉर्पोरेट बॉडी और नॉन कॉर्पोरेट बॉडी को मैं बिल्कुल रिपीट कर देता हूँ। ये एज अ कॉर्पोरेट कंसल्टेंट ना, आप किसी भी दुनिया के मुल्क में काम कर रहे हैं, अभी हम फॉर इंस्टेंस पाकिस्तान में बैठे हैं, तो कॉर्पोरेट वर्सेस नॉन कॉर्पोरेट का कॉन्सेप्ट बिल्कुल 100% समझ लें, आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। क्योंकि कोई भी बिजनेस ओनर जब बिजनेस बनाने जा रहा है ना, वो आपसे पहला सवाल ही अपनी सेफ्टी का करता है कि मैं कितना सेफ हूं, मैं किस हद तक प्ले कर सकता हूं। तो कॉर्पोरेट बॉडीज को बैंक का बेनिफिट दिया इसलिए गया कि यार ठीक है, आप फ्लोर मिल बना लो, ठीक है आप फलां फैक्ट्री लगा लो, आप एयरलाइन की कंपनी बना लो, दिवालिया हो गई तो हुकूमत तुम्हें बचाव दे देगी, ना दिवालिया हुई तो शायद 5000 लोगों को नौकरियां मिल जाएं। मुझे अगर पता हो कि मैं आज अगर एयरलाइन शुरू करता हूँ पाकिस्तान में, एग्जांपल दे रहा हूँ, सियाल एयर जैसे कराची सियालकोट में शुरू हुई है, सियाल वालों ने की है, फ्लाई जिना एक स्टार्ट हुई है, तो मेरे साथ 3 चाहे बिलियनियर्स भी बिजनेसमैन ऐड हो जाएं, पर उनको पता हो कि यार अगर हमारी एयरलाइन ना चली ना, तो 50-60 करोड़ हमारा डूब गया। और अगर हमारे पे और भी कोई कर्जा चढ़ गया, ये तो चलो डूब गया, और कर्जा चढ़ गया, क्योंकि जब बिजनेस लॉस में जा रहा होता है तो उसको रनिंग फाइनेंस चाहिए होता है। तो कोई भी कारोबारी लॉस में जाते हुए ना तो बैंक से कर्जे लेगा, ना बड़े रिस्क लेगा, ना बड़े जंप्स लेगा। जब वो बड़े जंप्स नहीं लेगा तो उस कंट्री की इकोनॉमी फ्लरिश ही नहीं करेगी। इस वजह से कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में कॉर्पोरेट वेल का कॉन्सेप्ट है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट वेल। अगर किसी ने यूके लॉ किया हुआ है तो उसने कंपनीज एक्ट 2006 में कॉर्पोरेट वेल डिटेल में पढ़ा होगा। और कॉर्पोरेट वेल क्या है पड़ी, कॉर्पोरेट का मतलब आप समझ गए बिजनेस, और वेल का मतलब है पर्दा। मालिक और कंपनी के दरमियान एक पर्दा होता है। मालिक और कंपनी के दरमियान क्या पर्दा है, वो पर्दा उस मालिक को, उस शेयर होल्डर को कंपनी की फाइनेंशियल और लीगल लाइबिलिटीज से बचाव देता है। कंपनी पे कोई भी केस होगा तो वो मालिक पे नहीं होगा, वो कंपनी पे होगा। कंपनी का कोई भी कर्जा है तो वो कंपनी का कर्जा है, मालिक का कर्जा नहीं है। इट मीन्स कि कंपनी एक अलग से आर्टिफिशियल इंसान बन चुकी है, आर्टिफिशियल पर्सन बन गई है। उसकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, अपनी जिम्मेदारी हैं, अपने लेन देन के मामलात हैं, अपने एसेट्स हैं, जैसे एक इंसान के होते हैं, लेकिन वो असल में इंसान नहीं है, तो उसको आर्टिफिशियल पर्सन कहा जाएगा। अब चूंकि वो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर था, तो अगर वो बैंकरप्ट हो गया, बैंकरप्ट से मुराद के उसने नया टाइल, इजी पैसा, कर्जे भी देने हैं, बिल्स भी देने हैं, एम्प्लॉयज की सैलरीज भी देनी है, तो वो बैंकरप्ट से डिक्लेयर करके सेफ एग्जिट कर सकता है। उस कंपनी के 2-3-4 मालिकान से ये नहीं कहा जाएगा कि पाइन तुम्हारा फलां कारोबार तो बड़ा अच्छा चल रहा है, उधरों पैसा कर लो, तुम्हारे पास दादे की जमीन आई है वहां से पैसा निकालो, तुम्हारे घर में 2 ग्रैंडे खड़ी हैं वो बेच के पैसा पूरा करो, उससे ऐसा नहीं कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो कॉर्पोरेट वेल है ये उसको प्रोटेक्शन दे रही होगी। वो कह सकता है कि भाईजान मेरे जाती एसेट्स, मेरे जाती मामलात और मेरे कंपनी के मामलात दो अलग चीजें हैं, ये सेम नहीं है। अब इसमें फिर आगे आता है बेसिकली लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ, थोड़ा सा एडवांस है पड़ा, वो भी मैं बता देता हूँ आपको। जब यूके में, आज से मेरे ख्याल में 100 साल से शायद ज्यादा टाइम हो गया, या बल्कि 70-80 साल, कॉर्पोरेट वेल का कॉन्सेप्ट आया था, मुझे एग्जैक्ट अपडेट्स नहीं याद, तो उसके बाद लोगों ने इसको मिसयूज भी किया था। मिसयूज कैसे किया? बैंक से कर्जा ले लिया, पैसे खुद खा लिए करप्शन की, बाद में कह दिया मैं तो दिवालिया हूँ, तो मुझे सारा कुछ माफी तलाफी चाहिए, मैं 1 रुपया नहीं दूंगा। फिर कंपनी बनाई, फिर आगे पीछे से कर्जा लिया, कस्टमर से पेमेंट्स ली, काम डिलीवर नहीं किया, फिर बैंकरप्सी। तो फिर यूके की कोर्ट्स ने कहा कि ये तो फ्रॉड के दरवाजे खुल गए हैं, कंपनी बनाओ कर्जा लो बैंकरप्ट कर दो, कंपनी बनाओ कर्जा लो बैंकरप्ट कर दो। तो वहां पर उन्होंने कहा कि ये जो कॉर्पोरेट वेल है, ये जो पर्दा है, ये लिफ्ट भी किया जाएगा, इसको उठा लिया जाएगा। इंसान के जाती प्रॉपर्टीज भी कंपनी के साथ अटैच कर दी जाएंगी। कब? अगर फ्रॉड एस्टेब्लिश हो गया तो। अगर जो बंदा जिसके वाजिबात पेंडिंग है वो कंपनी के एम्प्लॉयज हैं, वो नया टेल है, वो वापडा या इसको लेस्को जितने भी हैं ये हैं, या वो सीडीए है, या वो कोई भी इदारा, या कोई भी इंसान, मैं कह देता हूँ कोई भी इदारा, ये कोई भी इंसान जिसके वाजिबात कंपनी की तरफ पेंडिंग है, वो अगर इस्टेब्लिश कर देंगे कंपनी का फलान डायरेक्टर फ्रॉड कर रहा था, असल में कंपनी बैंकरप्ट नहीं हुई, तो अगर उसने फ्रॉड इस्टेब्लिश कर दिया तो उस बंदे को जेब से पैसा देना पड़ेगा। इसको मैं कॉर्पोरेट कंसेप्ट को आज की एग्जांपल में फिट करता हूँ। बहरिया टाउन प्राइवेट लिमिटेड पर चाहे अरबों खरबों के फाइन लग जाएं, बहरिया टाउन प्राइवेट लिमिटेड जितना मर्जी बैंकरप्ट हो जाए,
मलिक रियाज को पर्सनल कैपेसिटी में कोई कानून हाथ नहीं लगा सकता। अब आप कहेंगे कि जी फिर उसके अरेस्ट वारंट क्यों जारी होते हैं, ये क्यों होता है, वो क्यों होता है, उसकी जाती चीजों को क्यों, पर्सनल एसेट्स को क्यों जब्त किया जाता है? अगर एप्लीकेंट जो मुद्दई है, जो इफेक्टिव बंदा है, जो एग्रीव्ड पार्टी है, वो एस्टेब्लिश कर दे कि जी मलिक रियाज साहब ने पर्सनल कैपेसिटी में फ्रॉड किया है, तो फिर बहरिया टाउन पे केस नहीं चलेगा, फिर मलिक रियाज पे केस चलेगा। जो मलिक रियाज और बहरिया टाउन के दरमियान की कॉर्पोरेट वेल है वो उठा ली जाएगी, उसको लिफ्ट कर लिया जाएगा। अब मलिक रियाज साहब पर्सनली आंसरेबल हैं। इसी तरह से अगर हम किसी और स्ट्रक्चर की बात करें, पाकिस्तान में एमसीबी बैंक है, एमसीबी बैंक के साथ आपका कोई लड़ाई झगड़ा है और कल को एमसीबी बैंक कहता है जी मैं तो बैंकरप्ट हो रहा हूँ, मेरे पास जो लोगों के डिपॉजिट्स थे मैं नहीं दे सकता, मैंने जो प्रॉफिट्स या पेंडिंग थे उसने नहीं दिए, प्रिंसिपल अमाउंट दे दी, प्रॉफिट नहीं दिए, जो भी आपके इश्यूज हैं, एमसीबी बैंक कहता है कि जी आई एम गोइंग टूवर्ड्स बैंकरप्सी, सॉरी फॉर एवरीथिंग। अगर एग्रीव्ड पार्टी ने एस्टेब्लिश कर दिया कि एमसीबी बैंक के जो 3 4 5 शेयर होल्डर या कोई एक डायरेक्टर या फलाना डायरेक्टर फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व था, उसने फेक पिक्चर दिखाई है बैंकरप्सी की, असल में वो जान के सारा कुछ कर रहा है, तो वहां पर फिर एमसीबी बैंक और उसके मालिक के बीच का जो पर्दा है वो उठा लिया जाएगा। मालिक साहब को पर्सनल कैपेसिटी में अटैच कर दिया जाएगा, उसके सारे एसेट सब कुछ, और फिर वो अपने घर बेचे, अपना प्लॉट बेचे, उसने वो पैसा पूरा करना। एक मशहूर वो है फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर एक बंदा बात करता है, उसका नाम है रॉबर्ट कियोसाकी, यूएस का है, अगर आप लोगों ने सुना हो, उसकी स्टोरीज बहुत ज्यादा आ रही होती हैं। रॉबर्ट कियोसाकी की फेमस बुक है रिच डैड पुअर डैड। उसका वो राइटर है कि आपने एसेट किस तरह बनाना है और एसेट क्या हो, उसके हिसाब से एसेट वो होता है जो हर महीने आपकी जेब में पैसा डाल रहा हो, बेसिकली उसका एक ही कॉन्सेप्ट था जिससे वो फेमस हुआ। मैं उसकी असल बात पे जाता हूँ। रॉबर्ट कियोसाकी कहता है कि जो एजुकेशनल लोन्स हैं वो दुनिया का घटिया तरीन कर्ज है। जबकि वो इसने स्टेटमेंट क्यों की है, एजुकेशन लोन तो बड़ा अच्छा होता है, मैंने कर्जा लिया अपनी तालीम के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में तो नहीं मिलता, स्टेबल कंट्रीज में बड़े अच्छे अच्छे कर्जे मिल जाते हैं कि मैंने बीएस करना है, एमएस करना है, तो मुझे लोन चाहिए। मेरी फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी नहीं भी है तब भी हुकूमत वक्त के जो भी उस टाइम के प्राइवेट कमर्शियल बैंक्स हैं वो कर्जे दे देते हैं आपको, बाद में फिर आप कर्जे चुकाते रहते हो। या अगर आप कोरियन सीजन्स देखते हैं तो कोरिया में तो मिलियन ट्रिलियंस में कर्जे जा रहे होते हैं, लोगों ने कर्जे इतने लिए होते हैं बैंकों से, बाद में कोई सुसाइड कर लेता है, कोई क्या कर लेता है। तो इन शॉर्ट रॉबर्ट कियोसाकी ने क्यों कहा कि पर्सनल लोन दुनिया का घटिया तरीन लोन होता है या वर्स्ट फॉर्म ऑफ लोन जो नहीं लेना चाहिए एजुकेशन के लिए, तालीम के लिए जो लिया जाता है, हमें तो तालीम बड़ी नोबल चीज लगती है। उसकी रीजन ये थी, बैकिंग इस स्टेटमेंट की आ रही थी कॉर्पोरेट स्ट्रक्चरिंग से। वो कहना ये चाह रहा था आपने कोई बिजनेस करना है कर्जा ले लो, बिजनेस चल गया कर्जा चुका देना, बिजनेस नहीं चला तो कर्जा माफ। उसका कॉन्सेप्ट ही यही था। लेकिन जब आपने लिया ही एजुकेशन लोन है, पर्सनल कैपेसिटी में लिया है, तो उसमें ना तो कोई बिजनेस है, ना कोई बैंकरप्सी है, ना कुछ और है। आप अपने आप को कैसे बैंकरप्ट डिक्लेयर करोगे? हुकूमत कहेगी ठीक है जिंदा हो, सांसें चल रही हैं, कमा के पैसे पूरे करते रहना। एक इंसान तो बैंकरप्ट नहीं हो सकता, वो डिक्लेयर कर भी देगा बट वो तब डिक्लेयर होगा जब वाकई उसके पल्ले कुछ ना हो। अगर उसके पल्ले कुछ भी हुआ तो वो चीज अटैच हो जाएगी और उसे वो कर्जा अपनी जाती चीजें बेच के पूरा करना पड़ेगा। तो आप पाकिस्तान में भी हैं, आपने पर्सनल लोन लिया हुआ है, वो आपने बहूक और क्रुक पूरा करना ही करना है। ऑन द अदर एंड जो कॉर्पोरेट बॉडीज हैं उनको फुल ऑन प्रोटेक्शन है, वो जितने मर्जी कर्जे उठाएं, कॉर्पोरेट वेल का फायदा उठाएं, फ्रॉड करेंगे तो कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट हो जाएगी। तो ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट था कॉर्पोरेट वर्सेस नॉन कॉर्पोरेट, जो ग्लोबली हर जगह सेम ही चीजों में फॉलो किया जा रहा है, सेम प्रैक्टिसेस हैं प्लस माइनस कुछ। आई होप कि ये कॉर्पोरेट वाला कॉन्सेप्ट अब सारों को क्लियर हो गया। अगर आज के लेक्चर से आप लोगों को कॉर्पोरेट वर्सेस नॉन कॉर्पोरेट का भी कंसेप्ट क्लियर हो गया तो समझे आपने बहुत मेजर अचीवमेंट कर ली है। क्योंकि कंपनीज लॉ के अगर आप लेक्चर्स में जाएं तो 2 2 3 3 लेक्चर्स होते हैं, पूरे पूरे चैप्टर लिखे होते हैं इस कॉन्सेप्ट के ऊपर कि ये बैंकरप्सी क्या होती है, कॉर्पोरेट वेल क्या होती है। तो इन शॉर्ट आपने एक बड़ा मेजर माइलस्टोन कवर कर लिया है इन अंडरस्टैंडिंग द कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर। और अगर समझ आया तो कोई थम्स अप या कोई रिएक्शन वगैरह शो कर दें। माशाल्लाह काफी सारे लोग ऑनलाइन हैं, ताकि मुझे भी लगे कि सब सुन रहे हैं और ऑडियंस एक्टिव है एंड दे आर लिसनिंग। एफएमसी में शेयर का कॉन्सेप्ट की इशू क्या है? एसएमसी में मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। चलिए जी, थैंक यू सो मच फॉर रिएक्टिंग। जी वकील साहब, मैं आपको भी वो क्वेश्चन आपका मैंने नोट कर लिया, उसको भी मैं इंशाल्लाह अभी कवर करता हूँ। अभी एक और फिजिकल क्लास से क्वेश्चन आया कि एसएमसी में शेयर होल्डिंग का कॉन्सेप्ट होता है। अच्छा, अब अगर एसएमसी के वर्ड की हम रिवर्स इंजीनियरिंग करें ना, इसका मतलब है सिंगल मेंबर कंपनी। एक चीज हमें इससे पता लगती है कि एक सी का वर्ड कंपनी आ गया तो मतलब ये है तो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर, वो एस्टेब्लिश हो गया। दूसरा वर्ड आता है मेंबर और सिंगल।
सिंगल का मतलब है एक, और मेंबर कौन होता है? मेंबर वो होता है जो कंपनी का शेयर होल्डर होता है। मेंबर इज जनरली शेयर होल्डर। कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं, तो जब वो एक एसएमसी में सिंगल मेंबर कंपनी है, और यूके में इसकी कुछ कंट्रीज में ओपीसी कहते हैं, 1 पर्सन कंपनी, कुछ कंट्रीज में इसको ओएमसी कहते हैं, 1 मैन कंपनी, पाकिस्तान में इसको एसएमसी कहते हैं, सिंगल मेंबर कंपनी। ये कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लीगली 100% सेम है, लीगल स्ट्रक्चर भी सेम है, ये भी फुल ऑन कॉर्पोरेट बेनिफिट्स उठा सकती है। सिर्फ फर्क ये आएगा कि इसके शेयर होल्डर में एक अकेला इंसान है। सिंगल मेंबर कंपनी प्रॉपर कंपनी है, सारे बेनिफिट्स कॉर्पोरेट लॉ के तहत इसको मिलेंगे, मालिक बस एक होगा, एम्प्लॉयज हजारों हो सकते हैं। मुझे बहुत सारे क्लाइंट्स की तरफ से ये रिक्वेस्ट आती है कि नहीं जी मेरी कंपनी, मैं उनसे पूछता हूँ आपने एसएमसी बनानी है या पीवीटी, वो कहते हैं नहीं नहीं मेरे तो 3 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, तो एसएमसी तो मैं नहीं बना सकता क्योंकि उसमें एक मेंबर होता है। तो मैंने कहता हूँ इस मेंबर का मतलब आपका एम्प्लॉय नहीं है। ओएलएक्स पाकिस्तान में बहुत सालों तक एसएमसी के तौर पे रजिस्टर्ड थी। अब हम कहेंगे ओएलएक्स का कोई एम्प्लॉयज नहीं थे, बहुत सारे एम्प्लॉयज थे। तो पाकिस्तान में बड़ी बड़ी कंपनीज या पूरी दुनिया में सिंगल मेंबर कंपनीज ऑपरेट कर रही हैं। सिर्फ फर्क क्या होता है, उसका मालिक एक अकेला इंसान होता है, मल्टी पार्टनर ओनरशिप नहीं होती। सिंगल पर्सन ऑन कर रहा होता है, एम्प्लॉयज बेबहा आप रख सकते हैं, फंड्स आप करोड़ों के ला सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। फिर इनमें सवाल आता है कि आप पार्टनर ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल आप उसमें पार्टनर ऐड भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं, वाइस वर्सा भी कर सकते हैं। आज एसएमसी है, कल पीवीटी है, कल पीवीटी है, फिर परसों आप उसको एसएमसी कर लें। और कॉर्पोरेट वेल वाला पूरा कॉन्सेप्ट आएगा, वो अकेला आदमी फिर भी साइड पे और उसकी एसएमसी साइड पे है। जी जी मैं कर लेता हूँ। जी अताउल्ला खान साहब। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने पूछना था कि क्या पाकिस्तान में कोई फ्री जोन या डेजिग्नेटेड जोन इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट है, इस तरह के यहाँ पे मौजूद होते हैं पाकिस्तान में? नहीं, पाकिस्तान में ऐसे फ्री जोन्स तो कोई नहीं है, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान का जो इलाका है ना, वहां पर अगर कोई बिजनेस सिचुएटेड है तो वो टैक्स फ्री चल रहा होता है। से मेरा ताल्लुक ऑनलाइन वर्ल्ड से भी है, मैं एलएलबी 4th ईयर में हूँ। मैंने एक चीज़ जो हर स्टार्टअप में देखी है कि अगर वो 1-2 करोड़ अर्न कर लेता है फिर वो एससीसीपी में रजिस्टर नहीं करवाना चाहता। इसकी क्या वजह हो सकती है? हमेशा वो फॉरेन में ही क्यों रजिस्टर करवाना चाहते हैं? अच्छा वकील बाबा साहब, आपका जो सवाल था ना कि लोग अगर 1-2 करोड़ कमा लेते हैं तो एससीसीपी में रजिस्टर नहीं कराते, वो फॉरेन कंट्री में रजिस्टर कराते हैं, इसका ऐसा कोई लिंकेज नहीं बनता। अगर उसने पाकिस्तान में बिजनेस करना है तो वो एससीसीपी में कराएगा। अगर उसका बिजनेस ही बाहर से आ रहा है, बाहर से क्लाइंट्स आ रहे हैं, तो उसने अपना पेमेंट चैनल बेसिकली स्मूथ करना है, स्ट्रीमलाइन करना है। पेमेंट गेटवे को स्ट्रीमलाइन करने के लिए वो फिर यूएस एलएलसी बना लेते हैं या यूके एलटीडी बना लेते हैं, या अगर वो फिजिकली दुबई जाना चाहें तो वो दुबई चले जाते हैं। पर इस एससीसीपी का फॉरेन एंटिटी से कोई कंपैरिजन नहीं है। एससीसीपी का कंपैरिजन होगा अगर तो हमारे सोल एओपी पार्टनरशिप एलएलपी से होगा। जी आदिल लोधी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। सर वालेकुम। दो छोटी छोटी चीजें हैं। एक काइंडली बताइएगा, अभी आपने बताया था इंटरनेशनल एनजीओ जो रजिस्टर्ड करते हैं पाकिस्तान में, उसका रेगुलेटर का क्या नाम है? मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर। हाँ, 2015 की एक पॉलिसी आई, एनजीओ पॉलिसी, इकोनॉमिक अफेयर्स ने बनाई थी, तो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर उसको रेगुलेट करता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, और दूसरा सर, अभी आप वो बात कर रहे थे फ्री जोन से रिलेटेड। अभी सर रिसेंटली ही कुछ बिल्डिंग बनना स्टार्ट हुई है जिसमें आईटी रिलेटेड 44-45 जो हैं बिजनेसेस उनको फ्री जोन में कर रहे हैं, और उनसे माइनर सी फीसिस ले रहे हैं। 1,38,000 मिनिमम उनकी फीस वगैरह है। ये शायद आपके नॉलेज में हो। पाकिस्तान के अंदर? अब जी सर, पाकिस्तान के अंदर। कि पाकिस्तान में तो वैसे ही आईटी बिजनेस को तो ऑलरेडी उसकी प्रोविजन है ना, वो आईटी एक्सपोर्ट के ऊपर वो टैक्स नहीं देते। पीसब में अगर वो रजिस्टर्ड हैं तो वो 0.25% बस अपना एड सोर्स दे रहे होते हैं। सर उसमें ये भी नहीं है, उसमें ये भी नहीं है, 0.25 भी नहीं है, बट कम्प्लीटली टैक्स रिबेटेबल है। बस वो है ही वो नहीं, होगा, टैक्स सिर्फ एग्जम्पशन वो से रहता लिमिटेड है। टू आईटी एक्सपोर्ट ही होगा, वो फिर जो इनके अपने इंक्यूबेशंस में सर रजिस्टर हो रही होंगी उनके लिए होगा। जी जी, वो उसमें से 40-45 हैं कंपनी, मैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। चलिए आईटी शेयर कर रिलेटेड दीजिएगा सिर्फ आप ये नहीं, लोग। सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट वाला, उसके अंदर आप एग्री रिलेटेड भी आईटी आ जाता है, वो भी उसके अंदर वो कवर कर रहे हैं, और इस तरह की डिफरेंट कंपनी को वो कवर कर रहे हैं। ठीक हो गया, आप उसके मैं लिए आपके शेयर साथ कर शेयर दीजिएगा। करूंगा, आप सबके मैं साथ कर यहाँ लीजिएगा, पे वो एक अच्छा है चीज। मैं यहाँ पे नंबर अपना ड्रॉप करता हूँ सबके लिए, 03333। वैसे ग्रुप में से भी मेरा नंबर मिल जाएगा, तो यहाँ से भी आप लिख लेते हैं। कर लीजिएगा। ठीक हो गया। एक सेकेंड, 03333।
968941। ठीक है सर, थैंक यू। जी थैंक यू। जी रमजान साहब, अच्छा मोहम्मद सर, ये रमजान। अभी आपने ना एसएमसी का बताया है, जी जी। उसमें वही जो सिंगल मेंबर होगा वही डायरेक्टर होगा। डायरेक्टर वही होगा, सीईओ कोई और हो सकता अच्छा, और कोई डायरेक्टर भी और हो सकता है? है। नहीं, डायरेक्टर नहीं हो सकता। कंपनी की बुक्स में डायरेक्टर नहीं हो डायरेक्टर। सकता। आप वैसे किसी को हायर करके कह दें ये मेरा डायरेक्टर फाइनेंस है तो वो आप रख सकते हैं। आप, मैंने जैसे एसएमसी बनाई है, मैंने अपनी कंपनी के अंदर 3 ओहदे इंट्रोड्यूस करा दिए हैं: डायरेक्टर फाइनेंस, डायरेक्टर ऑपरेशंस, डायरेक्टर मार्केटिंग। मैं लेटर हेड के ऊपर उनको जॉब पे हायर कर लेता हूँ। तो वो अप टू द एक्सटेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट वो डायरेक्टर्स हैं। लेकिन एससीसीपी की बुक्स में उनका कोई ताल्लुक नहीं है, वो वाले डायरेक्टर नहीं है जिसको एससीसीपी डायरेक्टर मानता है। अच्छा, तो मतलब सिंगल मेंबर में सिर्फ ओनली वन ही वो जो सिंगल मेंबर होता है ओनली वही वन डायरेक्टर होता है, डायरेक्टर, इसके अलावा बिल्कुल कोई डायरेक्टर नहीं। ऐसे ही है। क्योंकि कंपनी में ठीक जनरली ठीक ठीक। डायरेक्टर बनने का प्री रिक्विजिट होता है शेयर होल्डर या मेंबर बनना। अब उसमें है ही है कि शेयर होल्डर और मेंबर, तो कोई और डायरेक्टर आ नहीं सकता। तो ऐसी कंपनी जब अपना बोर्ड नॉन रेजोल्यूशन एग्जेक्टिव या बनाएगी। एग्जेक्टिव के तौर, नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर वो भी नहीं आ सकता कोई? नहीं, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स नहीं, एसएमसी में नहीं आ सकते। और ये सब्सक्राइबर तो हो सकता है ना वो सिंगल मेंबर? नहीं, सब्सक्राइबर एक बंदा होगा, एक से ज्यादा नहीं होगा। वही सिंगल मेंबर, वही एक ही बंदा ही। वही, यही कि बंदा वही सब्सक्राइबर है, वही मेंबर है, वही डायरेक्टर है। हाँ, सीईओ की वो हायरिंग कर सकता है, सीईओ को एससीसीपी भी एक्सेप्ट करेगा। वो कोई भी डेजिग्नेशंस एम्प्लॉयमेंट के एक्सटेंट तक ऐड करके कंपनी के रिकॉर्ड में ऐड करा सकता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में किसी को नहीं ऐड कर ठीक सकता। ठीक, शुक्रिया सर। बिल्कुल, थैंक यू। चलिए जी, ऑनलाइन के क्वेश्चंस आई गेस हो गए हैं। फिजिकल क्लास से ये फिर रफाकत साहब का जी, रफाकत साहब। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हाँ सर, बेसिकली मेरा बिल्कुल बेसिक नॉलेज है इस बारे में मुझे, तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि सर टैक्स एडवाइजरी बेहतर रहेगा या ये कोर्स मुझे आगाज करने के लिए, क्योंकि मैं तो बिल्कुल नया हूँ इसमें, इस फील्ड में। ठीक हो गया सर, मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। अच्छा, इसमें जी ऐसे है कि जो टैक्स एडवाइजरी वाला कोर्स है ना, वो हर कंट्री के लिए हमने अलग अलग बनाए हुए हैं। जैसे यूएस टैक्सेशन, यूएई टैक्सेशन, यूके टैक्सेशन, फिर पाकिस्तान का सर्टिफाइड टैक्स एडवाइजर। तो जो लोग पाकिस्तान में फुल टाइम टैक्स प्रैक्टिशनर बनना चाहते हैं, जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में हम अपने क्लाइंट्स को सिर्फ वो जीरो फाइलिंग या नील फाइलिंग ना करें, बल्कि प्रॉपर कंपनीज की फाइलिंग करना, टैक्स की एडजस्टमेंट्स करना, टैक्स के नोटिस को टेकअप करना, तो उनके लिए सर्टिफाइड टैक्स एडवाइजर रिकमेंडेड है, वो लाजमी करें। हाँ, अगर कोई चाह रहा है मैंने पाकिस्तान के कॉर्पोरेट फ्रेमवर्क में काम करना है लेकिन सिर्फ पाकिस्तान के कॉर्पोरेट फ्रेमवर्क में, वो कॉर्पोरेट एडवाइजर वाला कोर्स ले लें। ये दोनों आईसीटी में अवेलेबल हैं, और ये दोनों मैं भी पढ़ा रहा हूँ, और कुछ और कॉर्पोरेट एडवाइजर वाले सारे बैचेस मैं ही पढ़ा रहा हूँ। टैक्स एडवाइजर वाले एक दो ट्रेनर्स भी हैं, मैं भी हूँ, हम सब पढ़ा रहे हैं। डिफरेंट डिफरेंट बैच है हमारा। जो ये इंटरनेशनल कॉर्पोरेट एडवाइजरी है, अगर आप फाइवर अपवर के थ्रू जाके बाहर की क्लाइंटेज लेना चाहते हैं, या फ्यूचर में आप गल्फ में मूव करना चाहते हैं, दुबई या सऊदीया, पाकिस्तान से एक्सटेंडेड सर्विसेज देनी है, तो फिर ये वाला कोर्स रिकमेंडेड है। अभी आपके अपने गोल्स पे डिपेंड करता है। एक सवाल है कि नॉन बिजनेस ग्रेजुएट एंड लॉ बैकग्राउंड भी नहीं, इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट पर्सन को आईटीपी का लाइसेंस मिल सकता है? आईटीपी के लाइसेंस के लिए ना आप अपने आरटीओ से रब्ता करें। जनरली उसकी रिक्वायरमेंट ये होती है 14 ईयर एजुकेशन विद अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स या लॉ का आपका कोई सब्जेक्ट्स होने चाहिए। तो अगर आपने बीएस इकोनॉमिक्स किया हुआ है, उसमें अगर टैक्स वगैरह पढ़ा होगा तो फिर मिल जाएगा। नहीं भी मिलता तो अल्लामा इकबाल से आप 2 साल का एडीपी का कोर्स कर लें, वर्चुअल ऑनलाइन ही हो जाएगा, एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम। बीकॉम का जैसे रेप्लिका कहते हैं, बीकॉम कर लें, या बीकॉम का रेप्लिका जो भी अवेलेबल है मार्केट में वो कर लें। उसके बाद आप आईटीपी का लाइसेंस मिल जाएगा आपको, आप आराम से इनकम टैक्स वकील बन के पाकिस्तान में काम कर सकते हैं। जी, अभी ये इजहार साहब आपका क्वेश्चन। इजहार अली। Yes, sir. First of all, Assalamu alaikum. I hope you are वालेकुम fine and सलाम। well. Sir, I have question that कि जैसे कि मैं अभी लॉ का स्टूडेंट हूँ इन सेकंड सेमेस्टर। ठीक है। तो मैं जो है कंपनी की साइड, कॉर्पोरेट की साइड भी जो है जानना चाहता हूँ। जैसे कि आपने माशाल्लाह बहुत अच्छे से डिफाइन किया है कॉर्पोरेट लॉ को, टैक्स वगैरह को। तो मुझे काइंडली बस थोड़ा सा ये गाइडेंस चाहिए थी कि मुझे कंपनी यानी इंडस्ट्री साइड भी जाना है और कोर्ट के साइड भी जाना है, तो मैं इस जो है कॉर्पोरेट लॉ को कैसे ले सकता हूँ? सर, अगर आपने लॉ के स्टूडेंट हैं, कॉर्पोरेट की तरफ जाना है, तो फिर आप कॉर्पोरेट एडवाइजर का कोर्स जो आईसीटी में हो रहा है वो भी करें, इंटरनेशनल कॉर्पोरेट एडवाइजरी वाला भी करें, और सर्टिफाइड टैक्स एडवाइजर वाला भी करें। फिर आप फुल फ्लैश 360 गुरु बन जाएंगे। आपको टैक्स का भी सारा पता होगा, आपको कॉर्पोरेट का भी पता होगा, और इंटरनेशनल कॉर्पोरेट का भी पता होगा।
Sir, can you repeat again? First one is international. सर्टिफाइड टैक्स एडवाइजर मैं यहाँ लिख देता हूँ, CTA का कोर्स है एक, सर्टिफाइड टैक्स एडवाइजर, सर्टिफाइड कॉर्पोरेट एडवाइजर और इंटरनेशनल कॉर्पोरेट एडवाइजरी। एंड सर बेसिकली नाउ आई एम लिविंग एट इस्लामाबाद। मैं इस्लामाबाद में ही रह रहा हूँ G13 के नियर। तो मेरी मॉर्निंग में जो है वो यूनिवर्सिटी टाइमिंग होती है, तो मैं क्या ये फिजिकल क्लासेस भी ले सकता हूँ बिल्कुल, इवनिंग कि अगर टाइम? आप इस्लामाबाद में हैं तो फिर आपके लिए 100% अपना रिकमेंडेड है कि I10 में हमारा इंस्टीट्यूट है, आपके G13 से 15 मिनट्स की ड्राइव होगी, तो आप लाजमी जो जो भी कोर्सेज पिक करें उसकी फिजिकल क्लास अटेंड करें, उसमें ज़्यादा समझ आती है। मतलब कोर्स के बाद भी बंदा डिस्कशन कर लेता है, क्वेश्चन आंसर सॉल्व हो जाते हैं। ओके सर। एंड सर फर्स्ट जो मैंने स्टार्ट करना है कि वो सर्टिफाइड टैक्स एडवाइजर से स्टार्ट करना है? नहीं, आप तीनों में से किसी से भी कर लें, पॉसिबल है। सर बिकॉज मुझे तो इन चीज़ों का आइडिया नहीं, जैसे कि आपने मुझे कहा। तीनों मैं समझ गया, तीनों कोर्स हम इस तरह पढ़ाएंगे जैसे आने वाला बिल्कुल मैट्रिक पास है, वो आपने मुतमईन रहना। ओके सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। जी मिस हलीमा। Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम। My name is Halima and I'm currently a ninth semester law student. So I want to ask a question about जैसे कि हमारे साथ आप लोग टीच कर रहे हैं ना UAE या US वगैरह और भी UK, तो आप लोग के साथ यूरोपियन कंट्रीज़ का क्यों नहीं है? जिस तरह फ्रांस है, जर्मनी है, अगर कोई वहाँ मूव करना चाहता है तो इस फील्ड में। अच्छा, यूरोपियन कंट्रीज का अभी तक तो हमने इनिशिएट नहीं किया, मे बी फ्यूचर में उसको हम ऐड कर लें अपने पोर्टफोलियो के अंदर, और अभी मे बी ज़्यादा उसकी रिक्वेस्ट नहीं आई होंगी तो इसलिए शायद मैनेजमेंट ने स्टार्ट ना किया हो, लेकिन ये डिसीजंस मैनेजमेंट लेती है। मैं विजिटिंग फैकल्टी हूँ, लाइक आई एम अ टीचर, फैकल्टी मेंबर, बाकी मैनेजमेंट डिसाइड करती है कि नया कौन सा कोर्स हमने अनाउंस करना है। सही है, ओके, ठीक हो, थैंक यू। थैंक थैंक यू जी। अभी लास्ट क्वेश्चन लेते हैं ऑनलाइन का, फिर फिजिकल क्लास के क्वेश्चंस की तरफ चले जाएंगे, और अगर बाकियों के क्वेश्चंस रह गए तो फिर वो इंशाल्लाह जब भी नेक्स्ट सेशन अनाउंस होगा आपका कि क्लास 1 कब से शुरू हो रही है तो उसमें कवर कर लेंगे। जी हसनैन असगर साहब, हसनैन असगर, आपके पास वो अनम्यूट का ऑप्शन आया होगा। यस सर। सर मैंने थोड़ा सा ये पूछना था कि फिजिकल क्लासेस जो आपकी लाहौर में होंगी? सर फिजिकल क्लासेस हमारी लाहौर, कराची, इस्लामाबाद तीनों शहरों में हो रही हैं। अभी जिस कोर्स में आप ऑनलाइन आए हुए हैं इसकी फिजिकल क्लास इस्लामाबाद में है। ओके, नहीं मैंने क्योंकि कॉर्पोरेट से मुतल्लिक ही ना जरा वो मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था, और मैं 5th सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में, तो मैं इधर ही रहता था लाहौर, तो इसलिए मेरा वो थोड़ा सा इंटरेस्ट था, तो मैं जाना चाह रहा था उधर। सो मैंने फिजिकल, कहा अगर फिजिकल हो जाए तो वो ज़्यादा बेटर है, तो वहाँ पर फिर आप डिस्कशन अच्छी कर लेते हैं। बिल्कुल आपके लिए रिकमेंडेड है, आप लाहौर में ICT का ऑफिस विजिट करके इन पर्सन जो कोऑर्डिनेटर है उनसे पूछ लें कि कौन कौन से क्लासेस हमारी लाहौर में इन पर्सन हो रही हैं, वो आपको उसी वक्त गाइड कर देंगे। सर ये ऑफिस लाहौर किस जगह पे है? सर आप गूगल में लिखेंगे इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट एंड टैक्सेशन लाहौर, वो फौरन आपके सामने आ जाएगा। जी थैंक यू सर, थैंक यू। नहीं Okay. अभी क्योंकि अभी वो आना है ना समर, फिर मेरा वो तब मैंने कहा था कि 3-4 माह होंगे, तो फिर किसी तरफ मूव करेंगे, साथ वो प्रैक्टिस भी करेंगे, तो इससे जरा जो है ना चीजें वो सीखने में मिलता है और पता चलता है चीज। जरूर जरूर। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। चलिए अभी फिजिकल क्लास के क्वेश्चंस लेते हैं, फिर बाद में ऑनलाइन पे आएंगे। फिर आपका सवाल रुका हुआ था। ये जो SSC के लिए कंप्लायंस है वो शेयर होल्डिंग के हिसाब से की जाती है, और एक वो मानक नहीं है, आप जो है शेयर कितने रखना चाहें कितने का रखें। मैं समझ गया। और जहाँ तक मुझे याद है मतलब एक भी आपको और रखना होता है, इस तरह की चीजें मैं रखता हूँ। बिल्कुल। लेकिन अगर मैं SMC बनाता हूँ शेयर उससे कम रखता हूँ, एक मिलियन करता, और उसके ऊपर मैं नॉन बेशक 10 करोड़ डालूँ, मुझे तो मानक है इस तरह। अच्छा, इसमें इसका आंसर ऐसा है कि आपने कंपनी का पेड अप कैपिटल जो होता है ना, वो अगर 1 मिलियन। जी जी एक थोड़ी सी पेड अप कैपिटल और शेयर कैपिटल है, ठीक है। कंपनी फॉर्मेशन के लिए कंपनी के लिए कहीं पे भी आप कंपनी बना रहे हैं, ऑथराइज कैपिटल होती है वो कैप जिस हद तक आप कंपनी में एसेट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कि इन पैसों से मेरी कंपनी शुरू हुई है, ठीक है। ये पैसा कंपनी के अंदर मालिकान की तरफ से इंजेक्ट किया गया है, क्लाइंट्स की तरफ से नहीं। वो कैप ऑथराइज कैपिटल है,
पेड अप कैपिटल वो होता है कि मालिक ने अब तक कितना पैसा इंजेक्ट कर दिया। मैंने एक कंपनी बनाई जिसका पेड ऑथराइज कैपिटल 1 मिलियन रखा, लेकिन मैंने सिर्फ 5 लाख लगाया अपनी कंपनी में अभी तक, तो ये पेड अप कैपिटल है, मालिकान ने लगाया है। बैंक मुझे चाहे 1 करोड़ का कर्जा दे दे, मुझे चाहे मेरे क्लाइंट्स रेगुलर पेमेंट्स देते रहे, वो पेड अप कैपिटल का हिस्सा नहीं बनती, वो रेवेन्यू होता है आपका। रेवेन्यू आप जितना मर्जी बढ़ाते रहें, उसका पेड अप कैपिटल से डायरेक्टली लिंक एज सच नहीं होता। अब कुछ बिजनेसेस में होता है, जैसे आप सेल टैक्स के अगर रजिस्टर्ड वेंडर हैं, सप्लाई कर रहे हैं, तो फिर आपकी बैलेंस शीट ऊपर आएगी तो ही आप उतने सेल टैक्स बेच सकते हैं चीजें, लेकिन ये बहुत ही समझे 1 से 5% तक की पॉसिबिलिटीज हैं। 90% केसेस में आप आराम से खुला प्ले कर सकते हैं। जो एसएमसी की बात है, एसएमसी का एनुअल कंप्लायंस प्राइवेट लिमिटेड से थोड़ा कम होता है, क्योंकि उसमें डायरेक्टर्स के इलेक्शन नहीं होते। लेकिन जो ऑडिट रिपोर्ट वाली शर्त होती है ना, जिसका ताल्लुक पेड अप कैपिटल से, वो एसएमसी और पीवीटी वो सेम है। जिस ऑडिट रिपोर्ट इज लिंक्ड विद पेड अप कैपिटल, वो आपका चाहे एसएमसी हो चाहे प्राइवेट लिमिटेड हो, अगर 5 मिलियन है तो उधर भी ऑडिट बनाना है, इधर भी ऑडिट बनाना है। जो एनुअल कंप्लायंस है, जिसमें हर 2 साल बाद आपने डायरेक्टर्स के इलेक्शन कराने होते हैं, हर तीसरे साल, वो एसएमसी में बस एक्सक्लूड हो जाते हैं। एसएमसी को ये छूट होती है कि हर तीसरे साल उसने डायरेक्टर्स के इलेक्शन नहीं कंडक्ट कराने। बाकी सब सेम है दोनों के कंप्लायंसेस। एड्रेस चेंज होगा, उधर भी फॉर्म 21 है, इधर भी फॉर्म 29 है, उधर भी फॉर्म 9 है, इधर भी फॉर्म 9 है, उसमें भी फॉर्म ए है, इसमें भी फॉर्म ए है, सारा कुछ सेम है, थोड़ी बहुत छूट है बस। अपने ऑथराइज कैपिटल से ज्यादा लोन ले सकता हूँ? वो बैंक पे डिपेंड करता है, बैंक्स दे देते हैं लोन, दे देते हैं, दे सकते हैं इजीली, वरना कंपनीज अपना ऑथराइज कैपिटल कभी ऊपर नहीं करती वो, क्योंकि उसके अगेंस्ट फिर उनका कंप्लायंस टाइट हो जाता है। लोन आप ले सकते हैं। ठीक हो गया, चलिए ये लास्ट 2 क्वेश्चंस करते हैं, फिर वी विल एंड द सेशन। जी, द ग्लोबल एडवाइजर्स। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा नाम बिलाल खान है, मेरा ताल्लुक पेशावर से है। मैं खुद गजटेड ऑफिसर हूँ पेशावर हाई कोर्ट में। जबरदस्त। मैं जो है ना ज़्यादातर एडवाइजरी टैक्स वगैरह की करता रहता हूँ, लेकिन अभी चूंकि सर्विस मेरी काफ़ी सारी हो गई है और अभी रिटायरमेंट की तरफ जा रहा हूँ, तो मैं मुल्क छोड़ के जा रहा हूँ मिडिल ईस्ट की बहरीन की तरफ। तो ठीक मैं हो गया। चाहता हूँ कि ये इंटरनेशनल जो अभी हम टैक्स एडवाइजरी कर रहे हैं, मैं कहता हूँ कि इसमें मेरे लिए कोई फ्यूचर होगा कि नहीं? सर इसमें आपको लर्निंग के हद तक आपको एक्सपोजर मिल जाएगा, उसको वहां जाके प्रैक्टिकली आप कैसे अप्लाई करते हैं वो ऑब्वियसली आप पे डिपेंड करता है। जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो आप अपनी सीवी में अटैच कर सकते हैं, सीवी में लिख सकते हैं कि ये मेरा एक्सपीरियंस है। ऑन ग्राउंड जाकर जॉब हंट करना या सर्विस प्रोवाइडर बनना, वो आपकी अपनी क्या कहते हैं एफर्ट है, जितनी आप एफर्ट पुट करेंगे उतना फायदा होगा। जी, असल में मेरा इरादा यही है कि मैं अपनी कंपनी शुरू करूं, मैंने किसी के साथ जॉब नहीं करना। बस वो इस कॉर्पोरेट एडवाइजरी में इतना आप समझ लेंगे कि आप दुनिया के किसी भी मुल्क में जाएं तो कंपनी कैसे बनानी है, वो आपको समझ आ जी जी जाएगा। कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर को समझना, कंपनी बनाना, उसको रेगुलेट करना। नहीं, वो तो मुझे यानी दुबई का भी मैंने यहीं से कोर्स किया है। इसके अलावा मैं बहरीन में खुद अपनी कंपनी रजिस्टर्ड कर चुका हूँ अपने भाई के नाम से, तो ठीक। वो मुझे ज्यादातर गाइडलाइन हो गई है। लेकिन मैं कहता हूँ कि ये कोर्स मैं इसलिए करना चाहता हूँ कि मैं दुनिया में जाके यानी बहरीन में या दुबई में बैठ जाऊँ तो वर्ल्ड वाइड में जो है ना कुछ कंसल्टेंसी करना चाहता हूँ इसी तरह बिल्कुल टैक्स की। कर सकते हैं। कोर्स आपको एक तरह से समझ लें रोड मैप बताता है, उसके आगे फिर उस बंदे की अपनी मेहनत होती है, वो कितना उसको फर्दर एक्सप्लोर करे। जी सर, जी सर, थैंक यू ठीक सर, हो, बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। जी आमिर बेटे साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे मिजाज हैं? सलाम सर, अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत। एक तो सलाम अर्ज करना था, मैं बहुत लेट पहुंचा था, मैंने फिर आज जो है वो इंट्रो में भी नहीं अवेलेबल था। दूसरा, कुछ दोस्त यहाँ पे जो है वो लाहौर ऑफिस की बात कर रहे थे, तो मैंने कहा मैं उनको भी थोड़ा सा ऐड ऑन कर दूं। गाइड कर दें आप। लाहौर में जी हमारा ऑफिस मॉडल टाउन लिंक रोड के ऊपर है, पेस शॉपिंग मॉल के ऊपर। उसका 5th फ्लोर हमारे पास है पेस शॉपिंग मॉल का। तो जो लोग विजिट करना चाह रहे हैं, अभी करंटली मैं भी लाहौर में हूँ, आप आए, बैठेंगे, डिस्कस करेंगे। आई बी देयर टू असिस्ट यू, मैं इंशाल्लाह आपको गाइड भी कर दूंगा उस हवाले से। और बाकी सर, अटेंड मैंने सेशन ज्वाइन किया हुआ था। थैंक यू सो मच फॉर द इंसाइटफुल सेशन। सर आईसीटी के बारे में तो जो इनपुट है वो इंशाल्लाह आप शेयर कर लें ऑडियंस के साथ। कोर्स से रिलेटेड तो मैंने इनसे पूरी डिस्कशन कर ली है, क्वेश्चन आंसर्स भी हो गए हैं हमारे, लेकिन बाकी पोर्टफोलियो और बाकी क्वेश्चंस काफ़ी आ रहे थे कि ब्रांचेस कहाँ पर हैं, फिजिकल क्लासेस किधर होंगी, तो अगर आप उसके बारे में भी थोड़ा बता दें तो बेहतर होगा ताकि ऑडियंस मजीद क्लियर हो जाए। इस टाइम मेरे पास ये है कि सिस्टम तो मैंने अभी तक भी अपना ऑन नहीं किया।
बट यस आई कैन ब्रीफ द ऑडियंस। हमारे जी बेसिकली 3 जगह पे कैंपसेस हैं। हेड ऑफिस हमारा इस्लामाबाद में है, जहाँ से सर समीद साहब अभी आपसे मुखातब हैं I-10-3 के अंदर। एंड वी हैव एन ऑफिस इन कराची एज वेल। शायरा फैसल के ऊपर जो है वो हमारा ऑफिस है सीजर्स टावर के अंदर। और इसके अलावा जो है वो हमारा लाहौर में भी, जैसे मैंने ऑफिस बताया। बाकी आई स्टिल नो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी ऑडियंस है जो हमारे पास डिफरेंट और कोर्सेज के अंदर भी इनरोल्ड है। तो पोर्टफोलियो आप मजीद अगर उसको अच्छे से एक्सप्लोर करना चाहें तो आप फॉर एग्जांपल आईसीटी की वेबसाइट को एक्सप्लोर कर लें, तो आपको आईसीटी का पोर्टफोलियो जो है वो उसको बड़ी अच्छे से जो है वो अंदाज़ा हो जाएगा कि व्हाट वी आर ऑफरिंग। और ऑब्जेक्टिव यही है, और इसमें आप सब लोग जो है वो हमारे साथ इत्तेफाक भी करेंगे, मेरे साथ भी, सर के साथ भी, क्योंकि ये आपके भी अपने एनालिसिस होंगे कि जो हमारा ट्रेडिशनल करिकुलम है, जो हमारा डिग्री प्रोग्राम है, उसमें प्रैक्टिकलिटी का एलिमेंट नहीं है। तो उसी जो गैप है इंडस्ट्री और एकेडमिया के दरमियान, उसको हमने आइडेंटिफाई किया और उस गैप को ब्रिज कर रहे हैं थ्रू स्किल सेट। तो ये एक आपके पास सॉफ्ट स्किल सेट का लर्निंग प्लेटफॉर्म है। और इवेंचुअली जिस चीज़ की वर्थ है, जिस चीज़ की एक्रेडिटेशन है, जिस चीज़ की डिमांड है, वो आपका स्किल सेट ही है। अगर आपको प्रैक्टिकली चीज़ें आती हैं तो ये मैटर नहीं करता कि आपके सीवी के अंदर क्या लिखा हुआ है। सीवी में लिखने को मैं बहुत कुछ लिख लूंगा, लेकिन अगर मुझे प्रैक्टिकली नहीं आता, मैं उसको डेमोन्स्ट्रेट ही नहीं कर सकता, मैं एम्प्लॉयर जो दूसरी तरफ बैठा है टेबल के, मैं उसको सेटिस्फाई नहीं कर सकता, ही इज़ नॉट गोना ऑन बोर्ड मी। बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपको ट्रेन करने के लिए नहीं बैठी। ऑर्गेनाइजेशन आपको वैल्यू इसी बेस पे दे रही होती है कि आप उनके लिए क्या वैल्यू ऐड कर रहे हैं। तो ये बस इसी कोशिश में अल्हम्दुलिल्लाह हम लगे हुए हैं, और खास हद तक हम कामयाब भी हुए हैं। यहाँ पे मैंने बहुत सारी ऑडियंस को देखा भी जो हमारे पास मल्टीपल कोर्सेज के अंदर इनरोल्ड है। फॉर इंस्टेंस अब्दुल्ला खान इज़ हेयर, आदिल लोधी इज़ हेयर, जो हमारे पास डिफरेंट कोर्सेज कर चुके हैं। और भी बहुत सारी ऑडियंस बैठी हुई है, तो दे कैन शेयर देयर फीडबैक एज वेल कि उनका प्रायर फीडबैक किस तरह से रहा आईसीटी के साथ, विद रिस्पेक्ट टू के जो स्किल सेट को उन्होंने ऑप्ट किया, तो जो भी कोर्स ऑप्ट किया उसके अंदर प्रैक्टिकलिटी का एलिमेंट कितना था। आदिल, आर यू देयर? Sir, can you unmute Adil? जी जी जरूर। ये आदिल I don't have actually hosting rights. Hosting rights. अस्सलाम वालेकुम सर। जी आदिल, कैसे मिजाज है? जी आदिल, कैसे मिजाज है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाए कैसे हैं, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जस्ट जानना चाह रहा था क्योंकि आप मैं पर जस्ट जानना गालिबन चाह ही रहा था आप क्योंकि आप कोई से गालिबन ही आप हमारे साथ। जी सर। सर अल्हम्दुलिल्लाह आईसीटी के साथ बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है। और मैंने वैसे तो मैंने फेसबुक के ऊपर ऐड देखा है था, और मैडम रिमशा मेरी कोऑर्डिनेटर है। बट मैंने टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो कहते हैं ना किसी भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने से पहले आपको उनको विजिट करके बाकी इन डेप्थ उसको जाने आप। तो मैंने लाहौर को विजिट किया था, लाहौर का ऑफिस जो पेस पे वो 4th या 5th फ्लोर पे है मॉडल टाउन पे। और मैंने पूरा क्लासरूम्स वहां पर देखे। वो मैडम एक और हैं थी, वो कह रही थी कि जी आपने वो फिजिकली लेना। मैंने कहा मैडम मैंने फिजिकली नहीं लेना, बट मुझे जानना है, क्योंकि अगर मैं आप लोगों का देखूंगा नहीं सिस्टम तो मैं नहीं ग्रैस्प कर पाऊंगा कि इधर मुझे करना है या नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से मुझे हर चीज़ दिखाई, मैंने सर्टिफिकेट भी देखे। और उसके बाद मैंने, वो कहते हैं ना, बाय विल बाय चॉइस इसको को ऑप्ट किया। और अल्हम्दुलिल्लाह जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उससे ज़्यादा ही मैंने आईसीटी को पाया। राय बिशारत साहब को बहुत तंग किया मैंने, उनसे बहुत कुछ सीखा अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि जब आप क्वेश्चंस करते हैं उससे आपकी लर्निंग बहुत ज़्यादा होती है। और राव साहब को कम तंग किया क्योंकि उसमें कुछ और इश्यूज थे इस वजह से। और इवन इस वाले कोर्स के अंदर सर भी माइंड ना करें मैं उसका, क्योंकि जब आप क्वेश्चंस करते हैं उसमें आपकी मल्टीपल टाइप की ना लर्निंग हो रही होती है। तो समीत साहब को, मलिक साहब को मैंने तंग करता रहा। जब जब क्वेश्चन आया ऑन स्पॉट इन्होंने फैसिलिटेट किया। और अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी अब इस तरह की चीज नहीं है कि जो अगर कोई मुझसे पूछे मैं उसको रिस्पॉन्ड ना कर सकूं। हाँ, एक साइड पे ऑनलाइन में ये इशू आता है कि हम लोग अगर उसको प्रैक्टिस करें देन मोर देन 110% आप लोग अपना बेस्ट दे रहे हैं। नेग्लिजेंस उधर आती है जब स्टूडेंट्स उस पर प्रैक्टिस करता नहीं है, हैंड ऑन होता नहीं है, सिर्फ सुन रहा होता है। क्योंकि अगर हम लोग उस पर प्रैक्टिस करें तो मेरे ख्याल से कोई ऐसा एस्पेक्ट नहीं है जो कवर ना किया हो। सेकेंडली हमारे इंस्ट्रक्टर्स ने एक चीज़ मुझे बहुत पसंद है। मैं अभी भी शायद साहब को कभी लेट नाइट में हो या अर्ली मॉर्निंग को मैसेज करता हूँ, फौरन रिप्लाई आता है। लेट नाइट में आपके साथ भी डिस्कशन होती हैं, आप रिस्पॉन्ड करते हैं। राव साहब से सिर्फ एक दो दफ़ा क्यूरी की है, उन्होंने फौरन रिस्पॉन्ड किया। अल्हम्दुलिल्लाह इतने प्रोफेशनल हैं,
अपनी मसरूफियत से टाइम आदिल भाई निकाल के जो आप रिस्पॉन्ड बता करना, रहे हैं ना जो ये चीज, ये तो एक बहुत कम हमारा लोग इस तरह यूएसपी के है होते हैं। अब्दुल्ला, और उसके ऊपर एंड हम नहीं मतलब उस रियली तरह से हैट्स ऑफ टू यू करते, पीपल। आफ्टर सपोर्ट है। ठीक है, तो इट इजंट लाइक किसी भी कोर्स के अंदर जो है ना, वो ऐसा नहीं है कि फॉर एग्जांपल जो है वो हम हमारा जो है वो आपके साथ ताल्लुक जो नंबर ऑफ क्लासेस तक रहने वाला है। जो इस कोर्स के अंदर बात कर रहे हैं, तो ये भी जिस दिन कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, ये ग्रुप उसी तरह से इंटैक्ट रहेगा, ये कम्युनिटी उसी तरह से इंटैक्ट रहेगी, ट्रेनर आपके उसी तरह से इंटैक्ट रहेंगे आपके साथ। तो वो सर्विसेज वो हम साथ साथ जो है वो ऑफर कर रहे होते हैं। बाकी बिल्कुल प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, जितना आप लोग साथ खुद इन्वॉल्व होंगे, आप खुद से करेंगे, हैंड्स ऑन करेंगे, तो ही आप इसको जो है वो बहुत अच्छे से सीख सकते हैं, तभी आपका लर्निंग कर्व जो है वो इम्प्रूव होगा। और किसी भाई का कोई सवाल हो, कोई भी कोई क्वेश्चन करना चाह रहा हो विद रिस्पेक्ट टू मैनेजमेंट और समथिंग डिफरेंट, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई एम हियर टू असिस्ट यू। दो यूजुअली मैं जो है वो एक ब्रीफ इंट्रो भी देता होता हूँ, लेकिन आज मैं आई वाज क्वाइट टायर्ड, तो मैं नहीं वो कर सका, लेकिन मैंने क्लास ज्वाइन की, बहुत इंजॉय किया। ओके आदिल, मलिक साहब आर यू देयर? मलिक साहब आर यू देयर? जी सर, एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी और। जी बताइए। जी बताइए। आमिर भाई, आपको मेरा थोड़ा सा सिनेरियो का है आइडिया, तो प्लीज सर नो स्टार्टिंग डोंट में ही वरी, थोड़ा सा, क्योंकि ये डोंट कोर्स वरी, मुझे डोंट वरी, पसंद है, तो मैं इसमें टीचर्स को भी एंगेज रखूंगा, अपनी भी लर्निंग करूंगा, क्योंकि बेसिकली मैं बैंकर, मैं वीपी हूँ एक बैंक के अंदर, और मैंने 3-4 अपने डिफरेंट कंसल्टेंट्स रखे हुए हैं जिनसे मैं ये काम टैक्सेशन का करवा रहा होता हूँ, और मैं इसलिए खुद भी लर्निंग कर रहा होता हूँ कि यार और किस बेहतर तरीके से हम कस्टमर को फैसिलिटेट कर सकते हैं जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, जो हम पे एतमाद कर रहे होते हैं। तो उसकी वजह से वो जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं कुछ, उसकी वजह से मैं क्वेश्चन आंसर नहीं कर पाता, बिल्कुल बैकफुट पे जाके ना, टू बी वेरी यार ऑनेस्ट वो उसमें उस मजा ही नहीं आता। बुक का मसला है, लीव इट, मसला है, लीव इट, लीव इट, ठीक हो आप गया, उस पे डोंट वरी, आप उस पे डोंट वरी। चलें इंशाल्लाह, बस वो जरा थोड़े से देख लीजिएगा इसमें भी, बाकी इंशाल्लाह बहुत मजा आ रहा था। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह। थैंक यू। एनीबॉडी एल्स? एनीबॉडी एल्स? ओके, सैयद शुजा अली काज़मी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी शुजा साहब। अच्छा सर, बाकी तो सब ठीक है, क्लासेस वगैरह की माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं और अच्छे से हमने लर्न भी किया है इसके अबाउट। तो सर ये बता दें कि इसके बाद हमें कोई सर्टिफिकेट वगैरह इशू किया जाएगा कोर्स के बाद? जी आपको आईसीटी का सर्टिफिकेट मिलेगा, और मैं उसको लेके जो है वो इनफैक्ट वी आर प्रीटी कॉन्फिडेंट, बिकॉज ये सिर्फ पाकिस्तान की मार्केट में नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो यूएई में बैठे हैं, जो यूएसए में बैठे हैं, जो केएसए में बैठे हैं। लेकिन एक बात मैं इसके साथ हर उस बंदे को कह देता हूँ जो इसके ऊपर बात करता है कि सर इवेंचुअली जो जिस चीज़ की आपकी एक्रेडिटेशन है, वैलिडेशन है, एक्सेप्टेंस है, वो आपका स्किल सेट है जो हम आपको प्रैक्टिकली सिखा रहे हैं। ठीक है, आपको आईसीटी का बिल्कुल सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा। थैंक यू सर, बस यही कंफर्म करना था। थैंक यू जी। एनीवन एल्स? Okay, let's wrap up this session. I guess we have question from everyone. अब्दुल्ला खान भी पुराने स्टूडेंट है हमारे। जी अब्दुल्ला। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह सर, खैरियत। सर टाइमिंग का आपसे पूछना था, अगर कोई इसमें एडजस्टमेंट हो सकती है, लाइक क्योंकि ये मसलन ऑफिस का टाइम है, अगर यहाँ मेरा क्लाइंट आ गया था तो सारी जो तो ये क्लास 6 से अभी तो 6:30 काफ़ी हो हद तक। सकती है, लेकिन वो भी जो है वो सबके कंसेंसस से। सही है। और सर इसके अलावा वीकली कितनी डेज में होगी क्लास हमारी? ट्वाइस अ वीक है सर। ट्वाइस अ वीक। या और सेम यही टाइमिंग होगी सर? संडे को रख सकते हैं ये क्लास? नहीं, अभी संडे को जो है ना मलक साहब ऑक्यूपाइड है, अच्छा अच्छा, समीर साहब सही ऑक्यूपाइड है, उनके और बैचेस भी चल रहे हैं। बेसिकली इस टाइम उनके 3-4 बैचेस एक्टिव हैं। सही, ठीक है सर, चलिए बहुत शुक्रिया। बाकी ये कि हम वो जो हमारा पेड ग्रुप है, जो स्टूडेंट्स वाली कम्युनिटी है, उसके अंदर हम कंसेंसस करवा लेंगे, तो वहाँ पे अगर कोई टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी निकलती है तो इंशाल्लाह वी विल अकोमोडेट यू इन दैट। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ओके जी, एनीवन एल्स? ठीक है, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। इंशाल्लाह हमारी अगले वीक से क्लासेस स्टार्ट होंगी। दोस्त जिन्होंने ये सेशन अटेंड किया, जिनको कुछ इसको लेके अगर कोई क्यूरीज थी, कंफ्यूजन थी, वो क्लियर हो गई हों, एंड दे विलिंग टू गेट एनरोल्ड,
तो फिर वो अपने कोऑर्डिनेटर से रब्ता करके इसमें इनरोल हो सकते हैं। और अगले वीक से इंशाल्लाह हमारा बाकायदा क्लासेस का आगाज होगा। रिजवान अमीन साहब, रिजवान भाई भी देखिए अगेन, रिजवान साहब को भी मुझे याद है कम से कम 5 कोर्सेज हो चुके हैं। रिजवान साहब को माइक दीजिएगा सर। सर नहीं दिया, अनम्यूट। जी रिजवान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे मिजाज हैं सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह सर, 5 कोर्सेज बहुत कम बता दिया आपने। अच्छा माजरत, मैं मैंने अंदाजा शायद गलत ही हो गया। मैंने शायद ही कोई 2-4 कोर्स, 2-3 कोर्स शायद छोड़ दिए होंगे। मेरे साहब भी सभी कर लिए अल्हम्दुलिल्लाह। सर और बस एक बिल्कुल अपना मैं एक्सपीरियंस ऐड शेयर करना कर चाहूँगा। दीजिएगा फोर्थ और होम ये क्वेश्चन की तरफ जाए। बिल्कुल क्योंकि मैं आपने मल्टीपल कोर्सेज हमारे से लिए हैं, ज़ाहिर है आप एग्जैक्टली, अगर एक के बाद दूसरा कोर्स लेते हैं तो उसका कुछ ना कुछ तो आपको कोई वैल्यू एडिशन हो रही बेनिफिट यही होगी ना। यही यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि यही वजह है कि मैं सारे कोर्सेज ले रहा हूँ, कि सारे कोर्सेज माशाल्लाह आपकी प्रोफेशनल स्किल्स में वैल्यू ऐड करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। और यही वजह है कि मैं जो कोर्सेज अनाउंस, एक तो इनकी कोर्सेज बड़ी सिलेक्टिव और बड़ी जो है ना कि नीड ऑफ द टाइम होती है आईसीटी की। और यही वजह है कि मैं सारे कोर्सेज ले रहा हूँ। और अभी भी मैं कुछ कोर्सेज में अभी भी मैं इनरोल्ड हूँ करंटली भी। तो बिल्कुल सर, मैं तो अप्रिशिएट करता हूँ, और मैं हमेशा ग्रुप में अप्रिशिएट करता हूँ कि आईसीटी की बड़ी खुशकिस्मती है कि इनके पास फैकल्टीज़ की क्वालिटी बहुत ही कोई ज़बरदस्त औसम किस्म की है, जिनके पास सर एकेडमिक नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। और राय बशर साहब के पास तो समझो कि मेरे लिए पास तो कोई वर्ड्स नहीं है जो इनकी तारीफ के लिए। बहुत बहुत ही सुभान अल्लाह। ज़बरदस्त, बहुत ही उम्दा है माशाल्लाह। और जो इनके अंदर, मैं तो शायद अपने आप को खुशकिस्मत तस्वुर करता अगर इनके अंदर में काम कर रहा होता है इवन। ये इनका पढ़ाने का स्टाइल इतना अच्छा है, तो माशाल्लाह इनके शागिर्द भी क्या होंगे वो तो फिर अल्लाह ही बेहतर जानता है। तो ये कि माशाल्लाह बहुत बहुत ज़बरदस्त आईसीटी मेरे लिए खुशकिस्मती की बात है, मैं इस आईसीटी के मेंबर भी हूँ और अभी तक मैं एसोसिएटेड भी हूँ इससे। और सर से भी यही एक्सपेक्टेशन है कि सर ने अभी तक जितना समझाया और अच्छा लगा बड़ा। और होपफुली हम बेस्ट पॉसिबल वे में इसको चलेंगे। मेरा सिर्फ इतना क्वेश्चन है कि हम जब ये इंटरनेशनल लॉ एडवाइजरी या कंसल्टेंसी कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं, तो हम किन किन जो है कौन कौन से टैक्स को कवर करेंगे, यानी कि यूएसए, कनाडा, किस किस एरिया को हम ग्लोबली कहाँ कहाँ हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं इस नॉलेज को, उस हवाले से थोड़ा सा हमें बताएं कि इसका क्या बेनिफिट है इंटरनेशनल कोर्स करने का, खास तौर पे करंट सिचुएशन में। अच्छा रिजवान भाई, दो मलिक साहब इसको बहुत अच्छे से एड्रेस कर सकते हैं। मैं एक जो चीज़ है वो क्लियर कर दूं कि जी इसमें फॉर एग्जांपल हमारा टैक्स जो है वो मतमा नजर नहीं है, ये कॉर्पोरेट एडवाइजरी का है विद रिस्पेक्ट टू बिजनेस बिजनेस स्ट्रक्चरिंग, ठीक है। ओके सही। इसके अंदर टैक्स हम नहीं कवर कर रहे हैं। जो ठीक 6 कंट्रीज हैं उनका कॉर्पोरेट का जो स्ट्रक्चर है हम उसको पढ़ रहे होंगे। और अगेन जब आप कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो फिर ज़ाहिर है उसके ऊपर भी टैक्स की एक इम्प्लीकेशन होगी। तो हम जी उसको डिस्कस कर रहे होंगे कि किसी पर्टिकुलर कंट्री के अंदर, किसी स्पेसिफिक कंट्री के अंदर इस सेक्टर के अंदर टैक्स कितना लगता है, ठीक है। लेकिन टैक्स कंपोटेशन फाइलिंग ये हमारा इसके अंदर जो है वो नहीं है। बाकी मलिक साहब ऐड कर सकते हैं। जी जी सर इसमें ऐसी है कि अगर आप अंग्रेज ममालिक को देखें, यूएस, यूके, कनाडा, तो वर्चुअल सर्विसेज में आपको हेल्प आउट कर देगा फाइवर, अपवर्क या जो दीगर प्लेटफॉर्म्स हैं उनके थ्रू क्लाइंट्स जी आप जी सर्विसेज ले सकते हैं। और अगर आप जी फिजिकल की बात करें तो फिर सऊदी और दुबई वहाँ पे आ जाएगा कि जो लोग वहाँ फिजिकल अपने बिजनेसेस एस्टेब्लिश करते हैं तो उनको भी जी जी कंसल्टेंट की जरूरत होती है। तो आप सही। उनको वर्चुअली भी असिस्ट कर सकते हैं, और मेनली वहाँ पर शिफ्ट होना चाह रहे हैं, अगर प्लान है लेटर ऑन जाने का तो भी असिस्ट कर सकते हैं। और अगर आपने क्लाइंट्स नहीं लेने जाना भी नहीं है बट स्टिल आपका कॉर्पोरेट की तरफ इंटरेस्ट है, तो 5-6 जुरिस्डिक्शंस का कॉर्पोरेट का नॉलेज होना ही इटसेल्फ एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। आप जब किसी से बात कर रहे हो या कोई इंटरव्यू दे रहे हो तो आपको अक्रॉस जुरिस्डिक्शंस नॉलेज रखना जरूरी है, उससे आपका कॉन्फिडेंस, सीवी, हर चीज बेहतर होती है। क्योंकि तो इस बायोलॉजी, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में सर कौन कौन से मुल्क को कवर करेंगे, यूएसए, कनाडा, यूके यूएस, यूके, वगैरह? सऊदीया, दुबई, पाकिस्तान। ओके, क्योंकि मैं सर आईसीटी का मैं शुक्रगुजार हूँ कि इनसे मैंने यूएसए का टैक्सेशन भी लिया हुआ है, ये सऊदीया का भी लिया हुआ है, यूएई का भी लिया हुआ है, इवन कनाडा के अपना यूके के भी लिया हुआ है। जबरदस्त। हम्म। तो मैं असल में मैं ये चले आपने मुझे क्लियर कर दिया। आप बेसिकली कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर की बात कर रहे कॉर्पोरेट हैं, स्ट्रक्चर के ऊपर क्योंकि बिल्कुल। एक बशर साहब ने पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में एक उन्होंने कोर्स एडवाइजरी कोर्स लॉन्च किया था, जिसके अंदर
सिर्फ टैक्स की जो जो डिपार्टमेंट जो है वो क्वेरी या नोटिसेस इशू करता है ना, चाहे इनकम टैक्स और सेल टैक्स की सेल टैक्स हो, तो उसको एडवांस कैसे टैक्स डील करना, हाँ, तो उसको कैसे डील करना है वो उसके अंदर उस स्कोप में शामिल था। तो मैं शायद उस कॉन्टेक्स्ट में इसको देख रहा था कि शायद जो हम ग्लोबल कोर्सेज कर रहे हैं तो ये उसी तरह से ही कोई चीज़ है जो इसको ग्लोबल और कवर जिस करेगा। पर्टिकुलर कोर्स की आप रिजवान भाई बात कर रहे हैं, सॉरी जी फॉर इंटरप्शन, मैं जी आपको ये जी बता दूं, आई नो यू आर फ्रॉम कराची, इफ आई एम नॉट रॉन्ग जी जी अगेन। एग्जैक्टली सर, ठीक है, एग्जैक्टली। तो ये वाला कोर्स जो आप अभी कह रहे हैं कि जो सर ने सजेस्ट किया था, ये सर बशारत साहब भी करवा रहे हैं और जी हाँ, जी कराची के हाँ, अंदर करवा रहे हैं। ये कर चुका, ये भी कर चुका अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ ठीक है, अभी कराची जी, में सर भी जो है वो कराची जो है वो क्लासेस जो है उनकी शिफ्ट हो गई हैं, पहले इस्लामाबाद में होती थी। अच्छा अच्छा अच्छा, बस मैं रब्ता तो करता हूँ सर से, मुलाकात तो करने का बशारत साहब जो है कराची में होंगे, आपको ईद के बाद तो अच्छा, अवेलेबल होंगे। चले चले, बहुत शुक्रिया आपने बता दिया सर, मुझे तो वैसे भी मुलाकात करनी थी सर से। तो सर चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, और अगेन कॉन्ग्रेट्स आईसीटी फॉर देयर वंडरफुल वंडरफुल जॉब फॉर द जनरेशन एंड फॉर द प्रोफेशनल स्टूडेंट्स गिविंग। थैंक यू सर, थैंक यू, ऑनर्ड, बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी, थैंक यू मलिक साहब। लेट्स रैप अप द सेशन। आई गेस वी हैड क्वेश्चंस फ्रॉम एवरीवन। अगर अभी भी किसी का सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज इंशाल्लाह अगले वीक में फिर जो है वो बाकायदा क्लासेस के अंदर मुलाकात होती है। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज।